नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग जो हमारा फ्री डेमो क्लास है इस पे हम लोग बात करेंगे। मैं अभी आप लोग के स्क्रीन पे कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसको आप देखते रहिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आज हम ना ग्रहणी रोग पे कुछ बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा ही है, ऐसे तो कोई भी ऐसे नया चीज नहीं है, लेकिन हम लोग जब ये डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं जब आपस में चर्चा करते हैं। तो क्योंकि ऐसा बताया गया है कि संभाषा बुद्धिवर्धनम श्रेष्ठ, ऐसा बताया गया है। तो हम लोग ग्रहणी इस टॉपिक पे आज सब लोग बात करेंगे। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग को जो भी आता है, जो भी अनुभव है या जो भी पढ़ाई है, वो यहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। जब हम लोग ग्रहणी ये व्याधि देखते हैं तो इसमें अग्नि का कर्म जो रहता है बिगड़ा हुआ रहता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, अर्श, ये सारी व्याधियां जो है वो अग्निमांद्य के वजह से निर्माण होती है और एक दूसरे से इनका संबंध रहता है। जैसे कि किसी को अर्श होता है, किसी को ग्रहणी होता है, किसी को प्रवाहिका होता है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारियां रहती है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो जैसे अतिसार के पेशेंट आए, प्रवाहिका के पेशेंट आए, ग्रहणी के पेशेंट आए, तो उनका ऐसे ही कंप्लेंट रहता है कि हमारा पेट बिगड़ा हुआ है। हमें हमें ना डायग्नोसिस करना पड़ता है कि अगर मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है कभी, और कभी किसी को लूज मोशन हो रहा है। मतलब एक ही पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसको ग्रहणी व्याधि है, उसका डाइजेशन वीक है। प्रवाहिका में क्या होता है कि कृत्य पे कृत्य संज्ञतम, वो मल त्याग करके आ रहे हैं लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, और जब भी मल त्याग कर रहा है तो उसको म्यूकस टाइप कुछ तो कफ निकलता है और उसको बार बार अर्जेंसी होती है, हरीनेस होता है कि मुझे जाना है। और अतिसार में तो अतिसार मतलब लूज मोशन टाइप होता है। तो हमें ऐसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना जरूरी होता है। ग्रहणी के बारे में ऐसा बताया है माधव निदान में कि सादुष्टा बहुशो भुक्तम आमवे विमुंचति पक्वम मा सरुजम पुति मुहरबद्धम मुहरद्रवम ग्रहणी रोगम माहस्तु आयुर्वेद विदो जनाः। मतलब ग्रहणी रोग में, खासकर ग्रहणी रोग में ऐसा बताया गया है कि पचन क्रिया जो रहती है वो बिगड़ जाती है। उसमें सामता रहती है, सामता मतलब आम बहुत ज्यादा रहता है, और उसके वजह से जो मल प्रवृत्ति होती है ग्रहणी रोग में, उसमें सशूल होती है, मतलब पेनफुल मल प्रवृत्ति होती है। जब भी वो मल त्याग करते हैं तो पेट बहुत ज्यादा दर्द होता है और दुर्गंधि युक्त रहता है। और जो मल निकलता है वो सहत रूप में नहीं रहता है, कभी द्रव मल रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन टाइप हार्ड रहता है। और इसमें साममल, ग्रहणी रोग में साममल रहता है क्योंकि ग्रहणी कला कोई भी अन्न को पचा नहीं पाती है। उसी तरह से उसमें और क्या लक्षण आते हैं, तो तृष्णा होती है, ऐसे बहुत प्यास लगता है। उसमें बल क्षय रहता है। फिर शरीर गुरुता रहती है।
आलस्य रहता है, लालास्त्राव रहता है, अरुचि रहता है, आदमान रहता है। तो ऐसे से पेशेंट हमेशा परेशान रहता है, और ये एक दिन का बीमारी नहीं है, ये बहुत क्रॉनिक रहता है। उसको मॉडर्न में आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ऐसे करके आते हैं। तो जब रस धातु अच्छा नहीं बनेगा, तो उत्तरोत्तर धातु जो है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो क्रम है ये बिगड़ जाता है। और पेशेंट को फिर क्या होता है, तो रक्त क्षय रहता है, मतलब एनीमिक रहता है पेशेंट। उसको भ्रम रहता है, चक्कर आता है, कार्श्यता रहती है, मतलब उसको वो खा पी तो रहा है लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा है। वो कृश रहता है बहुत ज्यादा, दुर्बलता रहती है, निरुत्साह रहता है। इस तरह से मल प्रवृत्ति अच्छे नहीं होगी और पचन क्रिया बिगड़ती है। तो मल प्रवृत्ति 3 से 4 बार उसको जाना पड़ता है, और शाम स्वरूप में रहता है, और बहुत ज्यादा चिपका चिपका रहता है। मल का अतिवेग हो सकता है, या मल आता ही नहीं है, या दिन भर उसको द्रव मल प्रवृत्ति होती है, लूज मोशन टाइप होता है। तो ऐसे में पेशेंट अगर प्रवाहन करके मल को निकालना चाहते हैं, जैसे उसको कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, वो प्रवाहन मतलब जोर लगा के अगर मल को त्याग करेगा, तो वो धीरे धीरे वायु का प्रकोप होते 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 वह वहां पे प्रवाहिका जैसा बीमारी हो जाता है। अतिसार व्याधि में अगर हम लोग देखेंगे तो द्रव मल प्रवृत्ति बहुत होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में मल बहुत ज्यादा निकलता है, और प्रवाहिका में प्रवाहन बहुत ज्यादा रहता है, सशूल रहता है, और स्त्यान मल प्रवृत्ति, ऐसे चिपका चिपका मल प्रवृत्ति रहता है। तो कफ प्रदान जो है, कफ प्रदान स्त्यान रूप मल प्रवृत्ति प्रवाहिका में रहती है। और लेकिन मल वेग बहुत ज्यादा आता है ये सारी व्याधियों में। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इसमें अग्नि की दृष्टि हुई है, और मल वेग जो है वह अच्छे से नहीं आ रहा है, मल का स्वरूप अच्छे से नहीं आ रहा है, मल का वेग प्रवर्तन में अलग अलग डिफरेंस है। तो अब अगर हाँ, अब ये तो हो गया प्रवाहिका, अतिसार और ग्रहणी, ये तीनों व्याधियों का हो गया। अब हम वातज ग्रहणी के बारे में देखेंगे। तो अगर वात प्रधानता रहती है ग्रहणी रोग में, तो पार्श्व में शूल रहेगा, कटी में शूल रहेगा, कंठ में शोष रहेगा, भ्रम रहेगा, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, तिमिर दर्शन रहेगा, और मन जो है वो बहुत क्षीण रहेगा, बहुत वीक रहेगा, वो खिन्नता। और ग्रंथों में क्या बताया है कि हृत पीड़ा रहती है, हार्ट में से पेन टाइप हो रहा है, कृशता, दौर्बल्यता, और सर्व रसात्मक अन्न की इच्छा होती है, मतलब मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, सब तरह का अन्न की इच्छा होती है। मानसिक अवसाद बहुत ज्यादा रहता है, उसको गुल्म और हृदरोग ऐसे भी लक्षण हो सकते हैं। और वो हमेशा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है, उसको मतलब बहुत दुखी रहता है। और मल प्रवृत्ति जो होती है सशब्द और फेन युक्त रहती है। पित्तज ग्रहणी अगर देखेंगे तो मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा पीत वर्णीय, पीले रंग की होगी। उसी तरह से दाह होगा, अम्लोदगार होगा, खट्टा ढका रहेगा बहुत ज्यादा, और या उद्गार भी आएगा तो खट्टा आएगा, अरुचि रहेगा। ये पित्तज ग्रहणी के पेशेंट में दिखता है। पित्तज ग्रहणी के पेशेंट और जो हमारे गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट रहते हैं, तो उनके भी कोलिलिथियासिस के पेशेंट भी पित्तज ग्रहणी जैसे ही मिलते हैं। इसी तरह से कफज ग्रहणी जब रहता है तो आस्य माधुर्यता, मुंह में मीठापन बहुत ज्यादा रहता है, उनको खांसी आती है, स्टीवन होता है बहुत ज्यादा, मतलब थूक में बहुत ज्यादा कफ निकलता है, अंग साध, हृदलास, उदर आदमान, ये सारे सिम्टम रहते हैं। और मल प्रवृत्ति रहती है वह बहुत ज्यादा असहत रहती है, और कफ युक्त रहती है। तो चिकित्सा हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो चरक चिकित्सा 15वां चैप्टर जो है वो खास इसके लिए ही बताया गया है, और उसमें जो बताया गया है वो कहीं भी अच्छे से नहीं बताया गया है। तो सामता को नष्ट करने के लिए दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग अपने चरकाचार्य जी ने बताया है। दूसरा है, उन्होंने ये भी बताया है, एक मिनट रुके, ये ना कुछ और आ रहा है। उसमें और भी क्या बताया है कि सामता को नष्ट करना है हमें, सामता नष्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर सामता नष्ट नहीं हुआ तो ग्रहणी रोग ठीक ही नहीं हो सकता है। तो हमें सामता को नष्ट करने के लिए, एक मिनट रुके, हाँ, सामता को नष्ट करने उल्टा। के लिए कृपया म्यूट रखिए, तनिका मैम म्यूट रखिए। तो उसमें सामता को नष्ट करने के लिए लंघन कराने के लिए बोला गया है। मृदु विरेचन बताए, फिर मृदु विरेचन करने वाले द्रव्य बहुत सारे बताए हैं, और उसमें अग्निमांद्य दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो उसमें सौंफ जो रहता है, मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे चीजें बता रहा हूँ। सौंफ से सिद्ध किया हुआ जल दे सकते हैं, कोष्ण जल दे सकते हैं, तो उससे सामता दूर होती है। ग्रहणी रोगी जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, बाकी आप लोग तो श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग भी बताइएगा। हम लोग शंखवटी यूज कर सकते हैं, मुस्ता का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पाचन, आम का पाचन करता है।
शुंठी सिद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं, लशु नदी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मल का स्थानित्व और सामता ये कम हो जाती है। भस्मों में अगर ग्रहणी रोग पे हमें चिकित्सा करना है तो कपर्दी का भस्म बहुत अच्छा काम करता है, प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है, और सबसे मेन ग्रहणी रोग में तक्र का सेवन बताया है। अगर अगर कफज ग्रहणी है तो उसमें रुक्ष तक्र ऐसे देना है, और वातज ग्रहणी है तो उसमें स्नेह युक्त तक्र, मतलब जो मलाई रहती है, मक्खन रहता है, उसके साथ तक्र का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। और तक्र जो है वो उसमें हम लोग दीपन पाचन द्रव्य जैसे जीरा है, सेंधा नमक है, मरीच है, ये दे सकते हैं, मुद्गयूष दे सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जीरा होता है, वो जीरक जो रहता है वो दीपन पाचन में सबसे अच्छा रहता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग में हम विलेपी का प्रयोग कर सकते हैं, फिर पेया का प्रयोग कर सकते हैं, और जैसा कंडीशन है। और उसी तरह से परपटी कल्पना जो है वह सबसे अच्छी बताई है। तो परपटी कल्पना जो है वो ग्रहणी अवयव को बल देती है, ऊपर से ग्राही कार्य भी करती है, दीपन पाचन का कार्य भी करती है। और जो हम बोलते हैं कि पचती विवेचयति, सार और किट्ट का विवेचन करना, यह कार्य कौन करता है? तो मुद्गयुष। मुद्गयुष मतलब सर, आदित्य सर पूछ रहे हैं मुद्गयुष मतलब ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है। मूंग दाल जो होता है ना, उसका जो बॉयल करके जो सूप बनता है उसको हम मुद्गयुष बोलते हैं। मुद्ग मतलब मूंग, और युष मतलब दाल का जो सूप रहता है, दाल का पानी, इसको हम देते हैं। तो यह हमारे गृहिणी कला में सबसे अच्छा रहती है, वो पेट को आराम भी देती है और ताकत भी देती है। परपटी कल्पों का हम अगर देखेंगे तो ये सार्किट विभाजन को अच्छा करती है। अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो जो लेयर्स रहते हैं ग्रहणी कला के, जो मस्कुल सब म्यूकोजल लेयर रहता है, फिर विलाइज रहते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद में म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, जो भी लेयर्स रहते हैं उनको ये ग्रहणी कला अच्छा करता है, रीजनरेट करता है। परपटिकल्पों का अगर हम लोग देखते हैं तो उनका मेन काम इंटेस्टाइन पे रहता है, और उससे मल प्रवृत्ति अच्छे से हो जाती है, सार किट विभाजन अच्छे से होने लगता है, और जो आहार रस है उसका शोषण भी अच्छे से होने लगता है। इसी में अगर परपटी कल्प देखें तो पंचामृत परपटी जो है सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि यह पंचेंद्रिय के लिए भी अच्छा है, और मतलब पूरे शरीर का ग्रहणी कला को अच्छा करता है, बलदायक है, जंतुघ्न बताया। अगर जैसे कोई इन्फेक्शन की वजह से ये आईबीएस हुआ है, ग्रहणी रोग हुआ है, तो जंतुओं को नष्ट करती है, अमीबियासिस हो गया है उसको ये नष्ट करता है। पंचामृत परपटी में ताम्र भस्म जो रहता है वो यकृत पे कार्य करता है, स्त्रोतोरोध को दूर करता है, पाचन की क्रिया को सुधारता है, जीर्ण अतिसार को ठीक करता है, और यह सार के विभाजन को अच्छा करता है। इसी तरह से अगर किसी को श्वसनेंद्रिय में तकलीफ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फुफ्फुसों को ताकत देना है, लंग्स को ताकत देना है, इंटेस्टाइन को ताकत देना है, यकृत को ताकत देना है, तो पंचामृत परपटी में ताम्र भस्म वगैरह जो डाले हैं वह हर ऑर्गन को बल देता है। इसलिए पंचामृत परपटी का प्रयोग जो है वो सबसे अच्छा है। और इसका अनुपान जो है वह हमें तक्र रखना चाहिए या घी रखना चाहिए, तो या फिर ऐसा मुद्ग यूज रखना चाहिए। तो इसमें हम लोग जीरा, हींग, सेंधा ऐसे द्रव्यों के साथ अगर तक्र दे, घी दे या युष दे तो ये पंचामृत परपटी का कार्य और अच्छा हो जाता है। जब भी हम ग्रहणी की चिकित्सा करते हैं तो वात का प्रकोप नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान में रखना चाहिए। हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग अनुलोमन करने वाला या विरेचन करने वाली दवाइयां ना दे। अग्निदीपन अगर होता है तो वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होता है और नए नए सेल बनते रहते हैं। ग्रहणी रोग में हमें पथ्य पत्ते पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो हमें पचन में जो हल्की चीजें हैं तो वो देना चाहिए, जैसे मुद्गयूष दे दिया, पेया दे दिया, मंड दे दिया, विलेपी दे दिया, मासरस दे दिया। और उसके बाद खिचड़ी वगैरह भी जब हम दे रहे हैं, कृष्णा वगैरह, तो वो हल्का हो, कम मात्रा में हो, ऐसा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा तिक्त रसात्मक द्रव्य नहीं देना है, मसालेदार चीजें नहीं देना है, टाइम पे खाना खाना है। टाइम पे खाना खाना मतलब भूख लगने पे खाना खाना है, टाइम हो गया इसलिए खाना नहीं है। अग्नि जब प्रदीप्त होती है, भूख लगती है, तब खाना खाने को देना है। खाने में मक्खन होना चाहिए, नवनीत जो बोलते हैं, लोनी बोलते हैं, वह होना चाहिए, मूग होना चाहिए। फिर जो खिल हम लोग खाते हैं या लाहया जो बोलते हैं, दिवाली में हम लोग चढ़ाते हैं, वह खाने में रहे तो वो पचने में हल्का रहता है। और मंड दे, पेया दे, तंडुलोदक दे, सूप दे। और क्या चीज नहीं देना है तो चीज, पनीर, जो हाई प्रोटीन चीजें रहती है, जो पनीर वगैरह देते हैं, दूध के पदार्थ देते हैं, या लेट खाना, आहार और विहार का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है।
अगर अग्नि मंद है तो हमें चाय कॉफी अवॉइड करना चाहिए, चाय कॉफी नहीं देना चाहिए। फिर पकोड़े नहीं देना चाहिए, वो जो बड़े ये आते हैं बटाटा वड़ा वगैरह, मेदू वड़ा, ये सब नहीं देना चाहिए। और ऐसे दवाइयां देनी चाहिए जो पेशेंट पुरुषम पुरुषम विक्षम वा, जो हर पेशेंट के लिए हर मेडिसिन को अच्छे से सेलेक्ट करते आना चाहिए। किसी का क्रूर कोष्ठ होता है, किसी का मृदु कोष्ठ होता है, किसी का मध्य कोष्ठ होता है, किसी का अग्नि बहुत अच्छा होता है, किसी का वीक होता है, कोई व्यक्ति कृश होता है, कोई स्थूल होता है, किसी का वात प्रकृति होता है, किसी का कफ होता है। तो देश काल ऋतु ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम चिकित्सा करते हैं तो बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। अभी आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। ग्रहणी कला पे आप लोग का कुछ भी मत है, आप लोग का अनुभव है, तो आप लोग कृपया यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप लोग के पास कोई पेशेंट आए, डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, धर्मेंद्र हाँ कुमार जी, सर। हाँ आपके पास ग्रहणी हाँ रोगी है पापा जी? ज्वाइन कर रहा हूँ धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं सर? हेलो। हेलो। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है सर। सर थोड़ा अच्छे से बात करिए। जितेंद्र मिश्रा जी आपके पिताजी आए हैं क्या? कोई और गृहिणी रोगी के बारे में बताना चाहते हैं तो कृपया बताइए प्लीज। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आपके पास कोई पेशेंट है जो आप बताना चाहे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, बताइए। मैंने जस्ट एक थोड़े दिन पहले ही मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया था सर। मैं बताऊंगी, जस्ट मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ सर, 2 मिनट हाँ में। आप ब्रेकफास्ट करके बताइए हमें। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। जी। और कोई हेलो कुछ? हाँ जी बताइए। सर। हाँ पिताजी का वो लेना था ना, हिस्ट्री। उनको क्या बीमारी है सर? मधुमेह था, शुगर सर ना, जो क्रेटिनिन वन आप पॉइंट पहले सिक्स सेवन गृहिणी सिक्स आ रोग, रहा है। हाँ ठीक है मैं लूंगा। आप गृहिणी रोगी के बारे में कुछ बताइए। आपके पास सर पेशेंट? गृहिणी रोगी में आपने जो बोला ना परपटी का, बहुत अच्छा योग है सर। परपटी का बहुत ही मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है। जी बताइए और बताइए, कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास वो बताइए। पित्त, कफज, हर तरह के पेशेंट आते हैं। और गृहिणी में सर सबसे ज्यादा पेशेंट को इसके साथ साथ मानसिक चिकित्सा भी थोड़ी हम स्ट्रेस की वजह से भी गृहिणी एग्रीवेट करती है, तो उस पर भी हम काम करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी ठीक है, आप और थोड़ा देर रुक जाइए, थोड़ा गृहिणी रोग पे डिस्कशन करके फिर करते हैं। हाँ। ठीक है। और तनिका सर मैम जो आप हाँ जी बताइए। सर, जो आम होता है वो सिर्फ कफस ग्रहणी में ही देखने को मिलेगा, है ना? क्यों, आम तो हम्म। सभी में दिखेगा ना, सब में इसमें मिलेगा। ज्यादा दिखेगा? सर आम वातज में भी दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? हम्म। बिना आम के वो गृहिणी कैसे होगा? बनेगी नहीं। जी जी सर, ठीक है सर। एक्चुअली मैंने वही सर, मेरे पास कफज वाला ही देखा था मैंने, तो मेरे को वातज का भी मेरे पास कभी आया नहीं है, तो मुझे लगा शायद। वातज में पेन बहुत ज्यादा रहता है, ये ध्यान में रखिए। हर तरह पेन बहुत ज्यादा रहता है, और जी रुक्षता जी सर। ज्यादा रहती है, मल भी रुक्ष होता है बहुत ज्यादा। जी थैंक यू सर। हाँ। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, आप कुछ बताना चाहते हैं सर? प्लीज डिस्कस करिए। Sir, sir, good morning, sir. I am in सर small job, sir. I am listening. ओके ओके सर। Okay. Okay. हाँ कोई और बताना चाहते हैं क्या? कोई पेशेंट के बारे में डिस्कस करिए प्लीज। किसी का कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ शेयर करिए। ये प्लेटफॉर्म फ्री अभी कर रहे हैं सब, आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है। सर विजय परपटी का बड़ा अच्छा रोल देखा है सर इसमें। आ, कैसे? आ, जैसे एक एक पेशेंट था, उसको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम था 3 साल से। तो उसको बाकी औषधियां सब दी थी, बिलाजिल पहले दीपन पाचन किया, फिर ग्राही औषधि दी, लेकिन तो भी सर उसके सिम्टम्स पूरे रिजॉल्व नहीं हुए। फिर आखिरी में एक वैद्य जी ने विजय परपटी जो बनाते थे वो दी, तो काफी अच्छा रिजल्ट था, पूरा 100% रिजॉल्व हो गया। सर एक छोटा सा डाउट है सर, ये तंदुलोदक और मांड में क्या अंतर है, और पेय विलेपी एग्जैक्टली क्या होता है सर? हाँ ये हमारे सर है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, इनको आयुर्वेद सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए ऐसे तंडुलोदक का मतलब होता है कि कच्चा चावल लेना है और उसको धो देना है, और फिर 1 लीटर पानी में डाल के उसको डुबा के रखना है। फिर वो फूल जाएगा 1 घंटे बाद, और वो पानी को छान के वो पानी देना है। तो ग्राही होता है और पित्त का शमन करता है।
जैसे कि किसी को हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो हम पुष्यानुक चूर्ण के अनुपान में तंडुलोदक देते हैं। ठीक है, किसी को अतिसार हो रहा है तो हम देते हैं कच्चा चावल का। मंड जो होता है वो पकाया हुआ रहता है, अग्नि संस्कार हुआ होता है। ठीक है, और सर, आपने पे बोला पे और विलेपी, पे और विलेपी सर। हाँ, इसमें चावल की मात्रा कम ज्यादा होती है। जैसे कि अगर हमें मंड बनाना है तो 1 भाग चावल और 14 गुना पानी, उसको बॉईल कर दिया, चावल पक गया, चावल को छान दिया, वो पानी दिया, वो मंड हो गया। फिर पेया होता है विलेपी, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा करते करते ये होता है। ये भेषज कल्पना में बताया है। जब हम लोग वमन करा जी देते हैं तो संसर्जन क्रम जब कराते हैं तो हम पहले मंड देते हैं फिर पेया देते हैं, फिर ऐसे बढ़ाते जी बढ़ाते। सर, जी। थैंक यू। एक में चावल और सिक्त भी रहता है और ये भी रहता है, पानी भी रहता है, तो वो पेया रहती है, मंड पेया विलेपी ऐसे रहते हैं। जी। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, कोई केस पूछिए, बताइए। मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ, पहले आप लोग अगर कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हमारे पास ना एसएलई डिजीज के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक ये ऑटो इम्यून डिजीज रहता है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसमें ना सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और हमारे सर ऐसे बताते हैं कि एसएलई डिजीज जैसे बीमारियां रहती हैं, आप लोगों के पास भी पेशेंट आएंगे ऑटो इम्यून डिजीज, तो उसका आयुर्वेद में हमें कैसे सोचना चाहिए। तो हमारे सर बताते हैं, हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर बताते हैं कि एसएलई डिजीज ज्यादातर ना 80% स्त्रियों को ज्यादा होता है। और वो ना उसमें पित्त की ज्यादा संप्राप्ति दिखाई देती है। तो उनके आर्तव और रज की उष्णता से अंतर्बाह्य धातुपाक बहुत जल्दी जल्दी होते हुए दिखाई देता है। और इसमें हमें एसिली डिजीज में गंभीर वात रक्त पूरे बॉडी में ऐसा हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन की उत्पत्ति ही दिखाई देती है कि वेस्कुलाइटिस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रहा है, ऐसे में दिखाई देता है, आंतों में छेद हो रहा है। तो इसमें एसिली डिजीज वाले पेशेंट जब आते हैं, आप लोग सभी लोग हैरिसन के बुक में या गूगल में सर्च करें एसिली डिजीज में क्या क्या होता है, तो उसमें बहुत दिनों का ज्वर रहता है, जीर्ण ज्वर, पेशेंट को टाइफाइड हुआ रहता है, उदर शूल युक्त ज्वर रहता है। तो हमें ना ये देखना चाहिए कि इंटेस्टाइन में उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है क्या, उसमें छेद छेद हो जाते हैं। तो एसिली वाले पेशेंट को हमें सोनोग्राफी करके पूरा चेक करा लेना चाहिए। अगर उसके इंटेस्टाइन में कुछ डिफॉर्मिटी है तो हमें बस्ती नहीं देना है। ये डॉक्टर लोग, वैद्य लोग गलत कर रहे थे कि बस्ती देना शुरू करते हैं, नहीं देना है हमें। हमें उन्हें शमन चिकित्सा ही करना है। और नहीं तो उसमें क्या होगा कि अगर हम बस्ती देंगे और ऐसे भी उसमें छेद छेद होता है तो पेरिटोनाइटिस या छिद्रोदर ऐसा सिम्टम्स आ जाता है, तो हमारा बस्ती द्रव्य देने से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। ये हमारे सर लोगों ने बताया। इसी तरह से मैं और कुछ कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग को इंटरेस्ट है क्या, जब चिकित्सा करते हैं तो हमारे पास स्पर्म मोटिलिटी के पेशेंट आते हैं, लो स्पर्म मोटिलिटी के हैं, या फिर उनको अजोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम लोग को क्या क्या दवाइयां देनी चाहिए स्पर्म मोटिलिटी अच्छा करने के लिए, क्योंकि आज के जमाने में मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा गलत गलत चीजें देख रहे हैं और शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और आप लोगों के पास पेशेंट आएंगे जिनका लो स्पर्म काउंट है सीमेन एनालिसिस में, या स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो हम उन्हें शिवलिंगी जो रहता है वनस्पति वो दे सकते हैं, पुत्रक जीवक दे सकते हैं, प्रजास्थापन गण जो बताया है अपने चरक संहिता सूत्र स्थान 4th में वो दे सकते हैं, और भल्लातक का सेवन करा सकते हैं। ऐसे रोगियों को हमें सबसे पहले अगर अच्छा करना है तो वमन दे, विरेचन दे और बस्ती दे, साथ में हम लोग उनको शुक्र शोधन गण दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है कि हमें पेशेंट को व्यसन क्या है वह देखना चाहिए, उसका आहार कैसा है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा चाइनीज चीजें खा रहा है, बहुत पेशेंट अम्ल चीजें खा रहे हैं, तो उसका शुक्र क्षय जो बहुत होगा, क्षार से शुक्र क्षय होता है, ऐसा चरक विमान स्थान में बताया है। पिपली, क्षार और लवण जो है चरक विमान स्थान पहले में बताया, तो शुक्र क्षय होता है। तो किसी ना किसी तरह से वो क्षार का प्रिजर्वेटिव वाली चीजें खा रहे हैं, जैसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, वो चीजें ना दें जिसमें सोडा डाला है, बेकिंग सोडा। जैसे कि वो वड़ा पाव भी खा रहे हैं ना, तो जो पाव है उसमें भी कुछ चीज सोडा वगैरह डाला जाता है,
वो चीजें बेकिंग सोडा डाल के जो चीज बनाई जा रही है वो चीज का अवॉइड करना है। दूसरा क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि एपिडिडाइमिस जो है या फिर सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसल्स है, उसमें जंतु का संसर्ग है क्या। अगर जंतुओं का संसर्ग की वजह से इनफर्टिलिटी आ रही है तो उनको उत्तर बस्ती देना चाहिए। उत्तर बस्ती के लिए बहुत सारे द्रव्य है। एक शुक्रानिल विबंधिशु का क्वाथ आता है, वो अगर किसी को चाहिए तो मैं उनको बता दूंगा। मेरा नंबर मैं यहाँ चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। तो शुक्रानिल विबंधिशु का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि हमें ना उनको बस्तांड घृत जो रहता है, जो बकरा रहता है उसके जो अंडकोश रहते हैं टेस्टिकल, उससे सिद्ध किया हुआ घृत है, उसका अगर हमने उत्तर बस्ती दिया, मेल का जो पेनिस है उसको 45 डिग्रीज में ऊपर करके, और जैसे फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करते हैं वैसे ही हम जो ये इन्फेंट फीडिंग ट्यूब है उससे हम लोग 20-25 ml तक बस्तांड घृत का बस्ती दे सकते हैं उससे, या जीवने घृत का उत्तर बस्ती दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उत्तर बस्ती देने के पहले नॉर्मल मात्रा बस्ती देना बहुत जरूरी होता है। जब हम ये देते हैं ना, और उसको कब तक होल्ड करना है, जब तक उसको यूरिन नहीं आ रहा है, ऐसा जब हम करते हैं उत्तर बस्ती, तो उससे उसका स्पर्म मोटिलिटी और सारा चीज अच्छा हो जाता है। दूसरा क्या है कि हम इसमें वृक्ष योग दे सकते हैं। वृक्ष योग में आप लोगों को मालूम है कि शतावरी है, कपिकच्चू है, फिर मुसली है, अश्वगंधा है, और गोक्षुर है, शुंठी है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जो शुक्र को बढ़ाते हैं। शुक्र शोधन गण के बाद दे। अगर वहां पूरा ब्लॉकेज है या वेरिकोसिल है तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कम है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हम लोग उसमें अगर जंतुओं का संसर्ग है ना, इन्फेक्टेड पैथोलॉजी है, तो हम लोग उसमें नाग भस्म, वंग भस्म, फिर सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म दे सकते हैं, गंधक रसायन दे सकते हैं। तो और या फिर धूत पापेश्वर के बहुत सारे भस्म आते हैं वो कंपनी का, तो वो शुक्र के जितने भी जंतु संसर्ग है उसको ठीक कर देता है। और जो हमारा कटु रस है वो शुक्र धातु को बिगाड़ता है। जो पुरुष ज्यादा कटु रस की चीजें खाते हैं, बहुत स्पाइसी खाते हैं, उनका शुक्र दृष्टि बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो हमें पेशेंट को कटु रस का सेवन ना कराए, ना हो ऐसा कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो काम आएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये डॉक्टर महेश कुमार जी बोल रहे हैं आम की डायग्नोसिस कैसे करें। सर, आम की डायग्नोसिस हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आता है तो भूख नहीं लग रही है, खाया हुआ पच नहीं रहा है उसको, मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, उसका पेट गच्च हो रहा है, पूरा ऐसे खा के फूल जा रहा है बहुत ज्यादा, अग्निमंद के वजह से आम हो रहा है। तो अजीर्ण के टाइप बताए हमारे हमारे हम जब अन्न का सेवन करते हैं तो 3 अवस्था पाक होती है। एक होती है मधुर अवस्था पाक, वो आमाशय में होती है। फिर होती है अम्ल अवस्था पाक, फिर होती है कटु अवस्था पाक। अम्ल अवस्था पाक ग्रहणी में होता है। फिर उसके बाद में आगे पक्वाशय में कटु अवस्था पाक होता है। यही चरक संहिता में 15 चैप्टर में बताया, अवस्था पाक अच्छे से बताया। अगर यहाँ की अग्नि अगर विकृत है, पाचक पित्त का स्त्राव नहीं हो रहा है, तो मधुर अवस्था पाक बिगड़ जाएगा। और कफ के वजह से वहां पे क्लेदक कफ है तो वह ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से आमाजीर्ण हो जाता है। अगर यहाँ पे ग्रहणी कला में जो सेकंड स्टेज है अम्ल अवस्था पाक अगर विकृत हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, विदम्ल क्या होता है, मैं गड़बड़ा रहा हूँ, विदग्धा जीर्ण होता है, सॉरी, विदग्धा जीर्ण होता है अम्ल अवस्था पर होने से। तो विदग्धा जीर्ण में बहुत सारा खट्टा खट्टा सब आता है। मतलब अम्ल अवस्था पाक ऐसा है कि जिसमें खट्टापन ज्यादा है, और उसमें उद्गार आता है, अम्ल पित्त होता है, उल्टी आता है, हुरला जी मिचलाता है। अगर कटु अवस्था पाक जो है, जो पक्वाशय में होने वाला है, वो अगर बिगड़ जाता है तो विष्टब्धा जीर्ण होता है। उसमें बहुत ज्यादा पेट में गैस हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, या वो सारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो हमें ये आम जो है ना, ये पूरा अपना जीआईटी ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, महास्त्रोतस, इसमें आम कहीं भी हो सकता है। ये तो स्थूल पचन के वजह से, विकृत होने की वजह से हो रहा है। यही चीज अगर सूक्ष्म पचन में हो रहा है, अगर धात्वग्नि लेवल पे हो रहा है या फिर भूताग्नि लेवल पे हो रहा है, तो वहां पर भी आम की संचिति होती है और स्त्रोतोरोध होता है। जैसे कि कचरा कोई पाइप में जमा हो गया, तो वहां पे कोई भी पानी है, द्रव पदार्थ है, वो जा नहीं पाता है। ऐसे ही हमारे हर स्त्रोतस में आम जाके जमा हो जाता है, और स्त्रोतरोध होने की वजह से फिर व्याधि उत्पन्न होने लगता है, ख वैगुण्यता होने लगती है।
जी। डॉक्टर अभिजीत शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्रॉनिक लीवर डिजीज में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे। लीवर की हार्डनेस 63 है, 3 साल से जो काम ही नहीं हो रहा है। जी मैं जरूर बताऊंगा। डॉक्टर अभिजीत शर्मा जी आप कृपया पेशेंट का थोड़ा सिम्टम और अच्छे से बताएंगे क्या सर? डॉक्टर अभिजीत शर्मा जी अनम्यूट करिए प्लीज सर। मतलब पेशेंट को सिरोसिस है क्या, क्या है क्रॉनिक लीवर डिजीज के साथ में और क्या सिम्टम है सर? हाँ नमस्कार सर। हाँ सर कृपया बताइए सर। जी एक्चुअली सर लिवर सिरोसिस नहीं है, ये क्रोनिक लिवर डिसीज है। सिरोसिस से पहले की स्टेज है। फाइब्रोसिस भी नहीं है अभी। हार्डनेस जो है वो 63 EKP है, वो फाइब्रो स्कैन होता है उसके थ्रू मतलब हम लोगों को पता चल रहा है। जी लेकिन जो अपना ये रोहित तक और ये सब चीजें ये दे चुके हैं ऑलरेडी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही है 3 साल से। और सर वो ठीक है, इसका उनके ट्रीटमेंट भी सिम्टम चल रहा कृपया था। बताइए ना सर। सिम्टम बताइए ना कि उनको सिम्टम क्या सर, हो। सिम्टम सर, अच्छा अभी उनको अब कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब स्वस्थ हैं। उनको डाइजेशन अच्छा हो रहा है क्या सर? हाँ पाचन ठीक है, मोशन ठीक है, 2 मिनट में मोशन पास हो जाता है। जी कोई स्वेटिंग, सूजन या स्किन डिसीज या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है उनको। जी सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। लास्ट 2 इयर्स पहले उनको ब्लीडिंग हुआ था, जी उल्टी में ब्लीडिंग आया था। जी। बस वही एक लास्ट सिम्टम था तो उनको उसके क्या बाद फिर कभी, सभी। सर जी उनको कभी जॉन्डिस हो गया है क्या? जॉन्डिस? हाँ सर, जॉइंटिस है, अभी भी है लेकिन बहुत हल्का सा 2 पॉइंट है। तो यही जब तो सर सिंड्रोम। स्त्रोतरोध है ना, ये आप जी बोल रहे हैं नहीं है सिम्टम, है ना उनको? हाँ 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 सर हाँ। हाँ तो इसमें सर हमें क्या ऐसा सोचिए कि लीवर जो है उसके जो पेरेन्काइमल सेल्स है उसमें जो हम्म, चैनल्स होते हैं, छोटे छोटे रक्त वाहिनियां हैं, वो कहीं ना कहीं अवरोधित है। अभी हमें हम्म, वहां पे यकृत की शुद्धि करना है तभी ये साइज कम होगा। तो उसको शुद्ध करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं बता रहा हूँ आप सुनिए, उसमें से आप सेलेक्ट करिएगा। तो कुटकी जो रहता है, कुटकी, वासा, नीम, फिर गुड़ुची, पटोल, ये जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है ना, ये दीपन पाचन में करते हैं, यकृत की शुद्धि भी करते हैं। ये आप दीजिए। काल मेघ दे दीजिए, वो अच्छा काम करेगा। आरोग्यवर्धनी बटी दीजिए। यकृत प्लिहारी लौह दे दीजिए। ये अच्छा है। पुनर्नवा मंडूर दे दीजिए। साथ में जो भी आप दवाई दे रहे हैं ना उसके साथ में ये दीजिए। और उनको दीपन पाचन करके, अग्नि को और अच्छा करके, फिर उनको क्लासिकल विरेचन करा दीजिए सर। विरेचन से पूरा जितना यकृत में जो कचरा है ना सब निकल जाएगा, है ना सर? तो ऐसा करेंगे तो फायदा होगा। और लीवर, क्रॉनिक लीवर डिजीज ठीक हो जाएगा सर। सर ये 63 किलो पास्कल तो ज्यादा है सिरोटिक रेंज। सर ये भेदन के लिए भी लगेगा ना, जैसे ये कुमारी बताया ना मैंने, और। मारी भी है, कुटकी है, कालमेघ है, भेदन करते हैं ना। जी सर यकृत बिहारी लौ दिया था लेकिन उससे बहुत सर तीव्र विचलन होता है पेशेंट को। वो हटा दीजिए। आप जी सर उनका एक बार केस और अच्छे से बताइए ना, केस पूछ के कि उनको क्या क्या तकलीफ, जॉन्डिस है तो ये बिलिरुबिन कितना है और क्या क्या है उनका सर, स्टूल। पेशेंट को शुगर हुआ था पहले स्टार्टिंग में। जी 2 साल रहा था शुगर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था, 160 180 PP रहता था। जी तो वो उसके लिए वो ट्रीटमेंट लेने लगे थे। मॉडर्न ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था उनका, इंसुलिन जी वगैरह स्टार्ट हो गया था। जी। तो वही ले रहे थे 9-10 यूनिट। सर आप, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब आप सर बुरा मत मानिएगा, आप इतने सर सर चिकित्सक हैं। हम कभी भी ना हेतु पे काम करते हैं, ये हुआ क्यों। हाँ हम केवल ऐसे जी सिम्टोमेटिकली नहीं करेंगे, लीवर लीवर डिजीज है, हम्म ये दवाई दे हम्म दो, P52, ऐसा हमारा आयुर्वेद नहीं है। हम उनका बिल्कुल सर हेतु देखते हैं कि उनको पहले क्या हुआ था। उनको पहले बुखार हुआ हाँ था क्या, उनको पांडु हम्म रोग हुआ था क्या, कामला हुआ था क्या, उनका हम्म हिस्ट्री शुरू से लीजिए। उनको स्ट्रेस था क्या, खाने में क्या हम्म गड़बड़ है, दिनचर्या में क्या गड़बड़ है, जैसे रात्रि जागरण हो रहा है क्या, दीवा हम्म स्वाप हो रहा है हम्म क्या, ये पूरा हम्म, हिस्ट्री लेके, अगर आपके पास ये मैं अपना नंबर देता हूँ, एक हमारा जी केस शीट है सर, PDF। जी हाँ वो हाँ वो आपको इजी जाएगा केस टेकिंग में। उसमें ठीक है सारे सर, ठीक हेतु वगैरह हैं। आप क्वेश्चन हाँ पूछ लेंगे, 15 मिनट में हो जाता है केस टेकिंग। मैं आपको ओके अपना सर, नंबर देता हूँ, आपको मैं PDF ठीक दूंगा। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा आपका नंबर सर मेरे पास है, मैंने आपसे चेक किया था कुछ दिन पहले। सर जी। तो मैं आपको तो हाई कर देता जिनके हूँ पास सर। नहीं है जी उनको मैं एक अपना नंबर देता हूँ, आप लोग केस शीट ले लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। मैंने आपको भेजा है, अभी मैं सबको भी भेज देता हूँ अपना नंबर।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, वेरी मच। तो केस टेकिंग अच्छा होगा ना तो चिकित्सा करना इजी जाएगा। नहीं तो आप 3 साल से इलाज कर रहे हैं तभी पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है हमारा। देखिए मैंने अपना नंबर दिया है, किसी को भी केस शीट चाहिए पीडीएफ तो वो मुझे मैसेज करिए। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर आदित्य सर आप कुछ बोल रहे हैं? ये गीता मैम बोल रहे हैं कि शुगर रसगत दृष्टि से होता है। ये दृष्टि किस वजह से? ग्रहणी से। जहां पर भी शुगर की बीमारी हो रही है ना, तो ये कहीं ना कहीं रस की दृष्टि हो रही है, तो ग्रहणी कला दूषित हो रहा है। कफज ग्रहणी से शुरुआत हो रही है, तो हमें वहां पे ग्रहणी की चिकित्सा जरूर करना पड़ेगा। डॉक्टर मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि अजोस्पर्मिया में कौन सी बस्ती यूज कर सकते हैं? रोगी को पहले आईबीएस था, अब आईबीएस ठीक है। आईबीएस था ना, तब भी आप ग्रहणी कला को और अच्छा करिए सर। और अजोस्पर्मिया में बस्ती देनी है तो बहुत सारे वृक्ष बस्तियां बताई हैं अपने चरक संहिता में। उसमें से आपको भी वृक्ष, जय मैंने जो बोला वृक्ष योग जो मैंने बताया, कपिकच्चू है, शतावरी है, मुसली है, उसका काढ़ा बना के या शीरपाक बना के उसका बस्ती दे दीजिए। मुर्गी का अंडा है। अच्छा, डॉक्टर सावित्री जी पूछ रही हैं कि हाउ टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन। सावित्री जी आप थोड़ा केस के बारे में थोड़ा अच्छे से बताएंगी क्या प्लीज? डॉक्टर सावित्री जी, आपका पेशेंट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए। सर नमस्ते। जी मैम बताइए। सर आजकल ना सर बच्चे लाइक शायद ये जो जंक फूड्स खाते हैं इसलिए शायद पेशेंट्स कहते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स कहते हैं कि वो स्टूल्स बराबर पास नहीं करते, एक मतलब अल्टरनेट डेज पे पास करते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को किस तरह लाइक रूटीन ट्रीटमेंट या यहाँ पे तो हम कुछ शोधन वगैरह नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं सर ऐसे हम बच्चों में? उनका ग्रहणी कला तो अच्छा कर ही सकते हैं। तो अपना बहुत सारा जैसे शुंठी है, कर्कट श्रृंगी है, ऐसे त्रिकटु है, पंचकोल है, ये जब देंगे तो उनकी ग्रहणी कला अच्छी होगी, दीपन पाचन होगा, वो दे सकते हैं। आप अगर अनुलोमन करना चाहते हैं मल का, तो आप एरंड तेल दे सकते हैं। खाने में जो भी दे रहे हैं ना, रोटी सब्जी वगैरह, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच एरंड तेल डाल के और उससे चपाती बना के और वो दे दीजिए। रोज का रोज पेट साफ होगा। सर एरंड तेल कभी कभार ना सर 1 चम्मच बड़ों को ही मतलब मल प्रवृत्ति ज्यादा हो जाता है सर, तो बच्चों को हम कम लोग डालिए। डोसेज कैसे फिक्स करें? अगर उनका कैसे क्रूर फिक्स कोष्ठ है करें? तो 1 चम्मच मैंने बताया, 1 टीस्पून। अगर अगर उनका मृदु कोष्ठ है तो हाफ टीस्पून या 1/4 टीस्पून उतना ही डालिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। जो थैंक यू रोटी सो बना मच। दिया ना, उसी में डाल के और उनको खिला दीजिए, वो अपने आप पेट साफ कर देगा। हाँ जी सर, यस सर, थैंक यू सो मच। या फिर हरित की चूर्ण दीजिए, त्रिफला चूर्ण दीजिए, त्रिवित दे दीजिए, त्रिवित लेहम, जैसा सर बच्चा है। हमें हमें हमारे यहाँ ऐसे डोसेज के लिए ऐसे कुछ बुक्स वगैरह हैं क्या सर? क्योंकि मैं आजकल मतलब इस पर ज्यादा गौर कर रही हूँ कि डोसेज मतलब पक्का हो जाए, ऐसा हाँ ज्यादा है। कोशिश कर रही हूँ, तो आप ऐसे मुझे कुछ बुक्स। मैसेज करिए, मैंने नंबर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, मुझे मैसेज हाँ करिए, जी, मैं आपको देता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैम आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कर्नाटका शिमोगा से बोल रही हूँ सर। अरे वाह मैम, ठीक है। तो आप ना मुझे मैसेज करें, मैं वो आपको दूंगा सब। जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को मैम कोई क्वेश्चन कितने है? साल का बच्चा, छोटा बच्चा है तो उसको पेट में मालिश भी कर सकते हैं रेंटल से? हाँ, नाभि पूरण कर सकते हैं आप, नाभि पूरण। सर ये बच्चे ऑलमोस्ट अबव 7 इयर्स, ऐसे ऐसे बच्चे से जो ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं सर। सो ज्यादातर आजकल ऐसे नजर आ रहा है लाइक पेरेंट्स ये कंप्लेंट कर रहे हैं सर। हाँ, तो वो जंक फूड भी तो खतरनाक है मैम। हाँ सर, आप जानते हैं सर आजकल के बच्चे बिना उसके उनका खाना पीना ही नहीं होता है। हम जितना भी कोशिश करें, पेरेंट्स को जितना भी गाइड करें, वो तो जिद पे अड़े रहते हैं सर। तो इसलिए हम हमारे हम यहाँ मेडिसिन दीपन पाचन भी हो और विरेचन भी हो और उनकी सेहत भी बना रहे, ऐसा कुछ मेरा तो विचार ऐसे था सर। हमारा ना, आप ये सब तो करें, दीपन पाचन तो देंगे, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसका टैबलेट भी आता है वो दे सकते हैं। और अभी बाद में 25 का टैबलेट। अगस्ती रसायन, वशिष्ठ रसायन, बच्चों को रोज हाँ सर। सुबह भूखे पेट दे दीजिए, स्कूल जाने के पहले वो अगस्ती रसायन खा लें तो सब अच्छा रहेगा। या ओके बाल सर। चतुर्भद रस, वो अच्छा हाँ रहेगा। सर, बाल चतुर्भुज रस आई कैन डू सर, आई कैन डू, यस हाँ, सर, उसका सिरप भी आता है मैम, वो दीपन पाचन यस सर, का। यस सर, यस सर, विल डू सर, विल डू सर।
थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। हाँ, थैंक यू मैम। और आप लोग भी बताइए अपना अनुभव, इस केस में कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। अनम्यूट करने का सर हम ऑप्शन यहाँ पे अभ्यारष्ट यूज कर सकते हैं सर? 100% मैम कर सकते हैं अभ्यारिष्ट, लेकिन कोई भी मेडिसिन का डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर आप अभ्यारिष्ट दे रहे हैं बहुत दिनों तक, तो उससे क्या होगा कि रुक्षता बढ़ेगी। आप ओके सर, है ना, आप दीजिए, थोड़े दिन के लिए दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, डन सर, थैंक यू। थैंक यू। और नहीं तो फिर बस्ती देना अच्छा है, सबसे अच्छा मात्रा बस्ती। बच्चों को ना आज जंक फूड खाने की वजह से कृमि बहुत ज्यादा हो रही है, चॉकलेट सर वगैरह के थोड़े क्लिनिक लाइक हमारे यहाँ क्लिनिक के सेटअप के जैसा है सर, हम यहाँ पे बस्ती वगैरह नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए हमने मतलब घर पे ही जो हो सके ऐसे मेडिसिन देना चाहती थी सर मैं, जी इसलिए जी मात्रा बस्ती वगैरह नहीं कर सकते सर यहाँ पे। जी मतलब मेरा इंटीरियर प्लेस है सर जरा। जी ठीक है मैम, कोई बात नहीं। आप जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं, वो आप करते रहिए। और आपको जब भी कोई डिफिकल्टी आई तो मैंने नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करिए, मैं ये आपको सर, श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? माधुरी मैम सर कुछ बोल रही थी। हाँ, हाँ सर, मैं बोल रही थी सर सिरप लीव 52 अच्छा काम करता है कौन सा कौन सा कॉन्स्टिपेशन के लिए सर। क्या क्या? सिरप लीव 52 सर। अच्छा, सिरप ली 52 हिमालय का। हाँ हाँ अच्छा आता है सर, उसका अच्छा रिजल्ट है बच्चों में। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने जी। और गीता पटेल मैम, आपने कुछ लिखा है, आप कृपया बोलिए, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। हाँ सर, यहाँ एक पीडियाट्रिक आयुर्वेदा पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका ये फॉर्मूला है, वो गांधर्व हस्तादि एरेंस में आता है ना, वो अ, गाय का घी और मध उसमें त्रिकटु मिला के उसका सिरप बेस बना लेते हैं। और फॉर पेशेंट की एज और वेट के हिसाब से 1 चम्मच या 2 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ देने को बोलते हैं। जी और वो कॉन्स्टिपेशन में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो बोल रहे हैं कि अभी जो बच्चे के खान पान है उनकी वजह से उसमें वाताधिक रहता है, ये ड्राइनेस भी रहती है, और उसके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो गई है। और उसकी बच्चे भी मोबाइल या टीवी की वजह से बैठे रहते हैं, तो उसको खेलकूदने के लिए और जो भी निदान है वो बंद करने के लिए बोलते हैं। और ये सिरप बेस ही देते हैं ताकि एक ही डोज में ये सब क्योर हो सकता है। अच्छा, क्या क्या देते हैं एक बार फिर से बताइए मैम। हाँ, गाय का घी रहता है, हनी रहता है, उसमें त्रिकटु डालते हैं और गांधर्व अस्तादि एरेंस में डालते हैं, उसका सिरप बेस ही उसका है। जी मैम और रात को गर्म पानी के साथ वो एज और वेट के हिसाब से वो बोलते हैं डोज लेने को। जी जी सर, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, काम करता है। ये घी थोड़ा सा स्निग्ध ज्यादा रहता है तेल से, और गंधर्वस्त्रादि इरंड तो मेन औषधि है, उसका जो अनुपान जिस तरह से बदल दिया है सर, ये बहुत अच्छा काम करता है सर। जी हर अवस्था में लगभग काम करता है सर। त्रिकटु अग्नि बनाए रखता है, क्योंकि अनुलोम में भी अग्नि एक तरह से खर्ची होती है। जी सर। जी तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। और डॉक्टर रेखा जी कुछ पूछ रही हैं ओफोराइटिस में। डॉक्टर रेखा जी, आप थोड़ा केस के बारे में बताएंगी क्या हमें? हम आपको जरूर बताएंगे ट्रीटमेंट। डॉक्टर रेखा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया अपना केस बताइए हमें अच्छे से। हाँ बोलिए मैम, बोलिए, शर्माइए मत। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, क्या क्या हाँ तकलीफ है? वो मेरा जो पेशेंट है ना, उसको हाँ 1 मंथ में कई बार स्पॉटिंग हो जाती है, और स्पॉटिंग कई बार मतलब नॉर्मल रहती है, और कई बार तो हैवी ब्लीडिंग भी हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ, बाकी हमारी प्रज्ञा मैम बहुत हाँ अच्छा बताएंगी, वो इतने सालों से प्रैक्टिस करिए गायनेक का। मैम हाँ आप कुछ बताइए जी। नमस्कार ठीक है सर। सबको मेरा प्रणाम। मैम आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताएंगे पेशेंट के बारे में? एक्चुअली मैम वो पेशेंट दूर रहता है। नहीं नहीं, पेशेंट के बारे में, मैं सिम्टम्स के बारे में। आपने जब पेशेंट को देखा ना, तो जब हाँ पेशेंट का एज क्या है और पेशेंट को तो मैम सिम्टम्स उससे अभी, मुझे 23 है, 23 एज है। और क्या हो क्या रहा है पेशेंट को? हेवी ब्लीडिंग है? और तो हाँ मैम, ब्लीडिंग हो जाती है उसको, मंथ में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। पहले उसको पीसीओडी था, अभी उसका पीसीओडी नॉर्मल हो गया, अब अल्ट्रासाउंड में ओफराइटिस दिखा रहा है।
अल्ट्रासाउंड में ओफराइटिस दिखा रहा है, और पॉलीमेनोरिजिया का भी सिम्टम है उनको। पॉलीमेनोरिजिया हाँ मीन्स बहुत रिपीटेटिव मेंस्ट्रुएशन होना और लॉन्ग टाइम तक विथ हेवी हाँ ब्लीडिंग मैम। होना, राइट? नहीं तो मैम, ब्लीडिंग रहती है बट स्पॉटिंग हो जाती है। अच्छा, ब्लीडिंग हेवी नहीं है, सिर्फ स्पॉटिंग होता है, बट बहुत बार होता है। हाँ हाँ मैम। अच्छा, तो अगर ब्लीडिंग मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का क्वांटिटी कम है, ओलिगोमेनोरिया है, तो रस हाँ धातु के ऊपर चिकित्सा कीजिए मैम। उसका रक्त देखो, हीमोग्लोबिन कितना है वो देखो। रक्त और रस के ऊपर सबसे पहले चिकित्सा किया, जैसे सर ने कल बहुत अच्छा लिया था कि हीमोग्लोबिन 10 है मैम, HP 10 है। हाँ, तो पांडु पे चिकित्सा कीजिए मैम। पांडु पे अगर आप चिकित्सा, पांडु का जो चिकित्सा सूत्र है ना वो देखो, पांडु के ऊपर चिकित्सा करोगे तो आपको उसमें मेंस्ट्रुअल, इसमें आपको बहुत रिजल्ट मिलेंगे पेशेंट में। मैं जो देती हूँ ना उसमें मैं सबसे ज्यादा तो धात्री लोह का बहुत अच्छा सा काम होता है। दीपन पाचक और अनुलोमन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पेशेंट को, ऐसे वो करो। रस पाचक वटी भी दे दो आप, और रस धातु के ऊपर काम करने वाली जो द्रव्य है, जैसे सर ने बोला था, मैं यूज करती हूँ सर का एक फॉर्मूला पाठा इंद्रजव और त्रिकटु का, वो भी बहुत अच्छा काम करता है मैम। उसको ना घी के साथ चाटन दीजिए व्यानोदान काल में, या मधु के साथ। अगर पेशेंट की प्रकृति बहुत ही क्षीण है, वीक है, तो मधु मत यूज कीजिए, स्नेह यूज कीजिए, और ओबेज है पेशेंट तो मधु यूज कीजिए। हाँ मैम, ओबेस है। हाँ, और अगर पित्त का संप्राप्ति है। दिख रहा है, पित्त का संप्राप्ति दिख रहा है कहीं पे, तो पेशेंट को उशिरासव या महामंजिष्ठ आदि के साथ प्रवाह पंचामृत, देवदारव्यारिष्ट के साथ प्रवाह पंचामृत का व्यानोदान काल में उपयोग कीजिए। ठीक है। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और ऐसे हम लोग और क्या देते हैं, तो कोई पर भी आइटिस आइटिस जो लगा है उसमें हम लोग, कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो हम लोग सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी हाँ। देते हैं। एकेटी मतलब अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल। कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में वो सब ठीक कर देता है, ये आयुर्वेदिक है एंटीबायोटिक्स। जी, अब डॉक्टर पूनम देशमुख जी पूछ रहे हैं पीसीओडी का ट्रीटमेंट। डॉक्टर पूनम जी, आप थोड़ा पेशेंट के बारे में बताइए। डॉक्टर पूनम देशमुख जी, आप थोड़ा बताइए मैम, थोड़ा केस के बारे में बताइए प्लीज। पीसीओडी में क्रूश पेशेंट है कि स्थूल है? अब हाँ, तक लीन पीसीओएस या कैसा है वो बहुत जरूरी है इसमें समझना, पीसीओएस के ट्रीटमेंट में। पूनम देशमुख जी, आप सुन पा रही हैं क्या? यस सर, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, थोड़ा हाँ, केस के बारे में नमस्कार बताइए। सर। जी। सर केस नहीं, मैं अभी पीजी की मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, बट एज अ डिस्कशन पीसीओडी अभी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक तो है, मुझे आपसे प्रज्ञा मैम सुनना आप था। पीसीओडी के बारे में थोड़ा बताइए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ मैम, सर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप कैरी ऑन कीजिए। मैं क्लिनिक में हूँ। तो अभी क्या है, देखो मैम, आप पीजी स्टूडेंट हो, तो पीसीओडी एज आई यू नो कि बहुत जगह पे बहुत फीमेल्स को है अभी। तो पीसीओडी का ना मैम हेतु बहुत जरूरी है, पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री लेके ही आप प्रॉपर निदान कर सकते हो। पीसीओडी इज अ जेनेरिक टर्म, जहाँ पे हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में वो कन्वर्ट हो गया है, ये देखना बहुत जरूरी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज रिवर्सिबल विद आहार में परिवर्तन, वर्कआउट मीन्स अगर उनके जीवन शैली में बहुत अच्छा परिवर्तन करोगे तो एंडोक्राइनल सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क होता है, और पीसीओडी रिवर्स होता है। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है, तो अगर पेशेंट लीन है तो उसको ब्रूहण चिकित्सा की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें वात की संप्राप्ति मिलेगी, पित्त की संप्राप्ति मिलेगी, उसके हिसाब से आप मैं डायरेक्टली मेडिसिन आपको एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप पेशेंट देखोगे ना तो वो डिफर होता है पेशेंट की संप्राप्ति और हेतु जान के कि वो कैसे बनाए। अभी एंडोक्राइनल इन्वॉल्वमेंट तो पत्रांगासव बहुत अच्छा काम करता है, उशिरासव काम करता है, दशमूल काढ़ा काम करेगा, कुमारियासव काम करेगा, सारस्वतारिष्ट स्ट्रेसोन काम करता है। अगर नहीं है तो आप आर्तवक्षय का जो है ना, आर्तवक्षय भी देख सकते हो। तो आर्तवक्षय के जो लक्षण है उसमें जो चिकित्सा आती है, उसमें मानस मेंटल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेसफुल इन्वॉल्वमेंट कितना है वो देखो, फिर उस पे रस धातु पे और मनोवस्त्रोतस पे काम करो। ये सारी चीजें आप देखो पेशेंट का क्या है, फिर उसके बाद हम डिटेल केस डिस्कशन कर पाएंगे मैम। ओके मैम। सर आप बताइए, अरविंद पाठक सर जी आप हाँ, बताइए। मैं थोड़ा पीसीओएस के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये एक गाइडलाइन है कि आप कैसे सोचेंगे इसके बारे में, हम्म। बाकी तो पेशेंट टू पेशेंट हमें डिफर करता है सब चीज। पीसीओएस का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आजकल
आजकल ऐसा हो रहा है कि जो रजस्व वाला परिचर्या है वो पालन नहीं हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी ना किसी तरह से धातुओं की दुष्टि हो रही है, सब कुछ अग्नि विकृति हो रही है, अग्नि मंद है, जो भी चीजें हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 50 to 70% जो लेडीज है उनको इरेगुलर मेंसेस आते हैं, हैवी मेंसेस आते हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर उसके बाद में कॉस्मेटिक इतने ज्यादा यूज किए जा रहे हैं बॉडी में, मतलब ऊपर से लगाने, उसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उससे क्या होता है, मतलब हेतु तो बहुत सारे निकल जाएंगे, पानी ज्यादा पीना, चाय कॉफी ज्यादा पीना, फिर ऐसे बहुत सारे विरुद्ध अन्न का सेवन करना, ऐसे हेतु बहुत सारे निकल जाएंगे। वो पेशेंट का हम केस टेकिंग करते हैं तब समझ आता है। किसी को भी केस शीट चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको भेजूंगा। अब इसमें पीसीओएस में क्या क्या चीजें दिखती हैं, तो इसमें एक्सेस एंड्रोजन दिखते हैं, मतलब मेल सेक्स हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल ये ज्यादा बढ़ता है। उसी तरह से एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एफएसएच वो डिस्टर्ब दिखेगा। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस दिखेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी दिखेगा, ऐसा दिखेगा। दूसरा क्या है, पीसीओएस का मतलब क्या होता है कि पॉलीसिस्ट, मतलब मल्टीपल सिस्ट दिखते हैं, कच्चे कच्चे सिस्ट जो अच्छे से नहीं है, जैसे द्राक्षा होता है, अंगूर होता है, वैसे सिस्ट दिखेंगे ओवरीज के आसपास। इरेगुलर मेंसेज आएगा उनको, या तो डिले आएगा, या फिर स्कैंटी मेंसेज आएगा, या हैवी ब्लीडिंग होगा। और फिर हिर्सुटिज्म दिखेगा, जैसे मेल लाइक हेयर पैटर्न दिखेगा, चेहरे पे बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं, हिर्सुटिज्म, फेशियल हेयर दिखेगा। इसी तरह से मॉडरेट टू सीवियर एक्ने दिखेगा, ऐसे पूरा दाग दाग एक्ने जो रहता है ना वो दिखेगा चेहरे पे। फिर स्किन पिगमेंटेशन दिखेगा, वेट गेन दिखेगा। मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो आर्तव शुद्धि नहीं हो रही है, आर्तव स्त्रोत की दुष्टि है, स्त्रोतरोध है, तो 3 3 महीने मेंसेस नहीं आ रहे पीसीओएस में, तो वो आर्तव क्या करेगा, ऊपर जाएगा और पूरे शरीर में फिर विकृति करता है, तो वेट गेन ज्यादा होने लगता है। पीसीओएस से क्या होता है कि इनफर्टिलिटी रहती है, हेल्दी एग्स जो रहता है वो नहीं प्रोड्यूस होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है, कंसीव करने के लिए जो जरूरी होता है वो चीज नहीं बनता है। तो उसके वजह से ये पीसीओएस बहुत ज्यादा बड़ा इनफर्टिलिटी का एक कारण हो रहा है। दूसरा क्या है कि पीसीओएस जब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वजह से इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, और फिर डायबिटीज बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। तो हम इसको तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। पीसीओएस के लिए हम लोग पथ्य आहार विहार में उनका आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या अच्छा कर सकते हैं, ऋतुचर्या अच्छा कर सकते हैं, एक्सरसाइज बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, विटामिन डी, सनलाइट, ये सब लेने के लिए प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब बोल सकते हैं, ओंकार का जप बोल सकते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट अगर हम लोग देखेंगे पीसीओएस का, तो वो लोग ओसी पिल्स ऐसे देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, या हार्मोन्स देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन जो साइकिल को ठीक करता है, मेटफॉर्मिन वगैरह दवाइयां भी देते हैं। उसका साइड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट नहीं है पीसीओएस का, एक तरह से सिंड्रोम है, इसका इलाज नहीं है। या वो एचआरटी देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या वो जो सिस्ट है बहुत बड़े बड़े हो गए तो पंक्चर करेंगे वो, लेकिन उसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, केवल आयुर्वेद में ही है उसका इलाज। और आयुर्वेद में हम लोग देखते हैं स्त्री रोगों का, तो जो चरक संहिता में जो योनि व्यापक का चिकित्सा बताए, उसमें कुछ कुछ चीजें मैच होती हैं, जैसे स्कैंटी मेंसेस है, इरेगुलर मेंसेस है, तो इसमें आर्तवशय हो रहा है क्या, अरेजस का योनि व्यापक है क्या, या फिर उसमें बीज ग्रंथि की दोष्टि हो रही है क्या, या बंध्या योनि हो रहा है क्या, ऐसे हमें डायग्नोस करना पड़ता है पीसीओएस के लिए। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें दोष क्या है, वात पित्त कफ, खासकर वायु का दुष्टि तो रहता है योनि व्यापक में, वायु कितना दूषित हुआ है। फिर उसमें दूष्य में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। धातु तो हमें पता चलता है, रक्त धातु है, मेद धातु है, शुक्र धातु है। दूष्य में हमें ऑर्गन्स कौन कौन से अफेक्टेड है वो देखना पड़ता है, उनका मल कैसे निकल रहा है वो देखना पड़ता है, और पित्त दोष, कफ दोष कितना इसमें विकृत हुआ है वो हमें देखना पड़ता है। चिकित्सा अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग पीसीओएस की जब चिकित्सा हमें डायग्नोसिस हो गया पूरा अच्छे से, तब हम लोग कुछ कुछ द्रव्य मैं बता रहा हूँ आप लोग को काम आएगा, आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सभी को बहुत इंटेलिजेंस है, तो इसमें अशोक का प्रयोग करते हैं, जैसे अशोकारिष्ट वगैरह, लोद्र, शतावरी, दशमूल। पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से ऐसे दवाइयां सेलेक्ट करना पड़ता है।
फिर अगर रक्त प्रवृत्ति हो रहा है, रक्त प्रदर जैसे हो रहा है तो रक्त बोल। फिर यष्टि मधु, लता करंज, लता करंज का कुबेराक्ष वटी आता है, वह पीसीओएस को अच्छे से ठीक कर देता है। गुडुचि का प्रयोग करते हैं, अशोक का मैंने बता दिया, लोद्र का मैंने बता दिया। अलग अलग कंडीशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें मार्गपाचक, मेदोपाचक, अगर वेट ज्यादा है तो नवक गुगुल, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धनी वटी। फिर पुष्प धनवा रस, नश पुष्पांतक रस, कुमारी जो रहता है उसका जेल निकाल के गुड़ के साथ देते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी आप लोग बताइए। हाँ सर, मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जो कि बहुत मैंने पीपीटी में किया था मेरे पहले। देखो, इटियोलॉजिकल फैक्टर जो है ना पीसीओएस में, हर हर कोई अलग अलग तरीके से देखता है पेशेंट में, कि आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो उसका हेतु इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या है। आजकल के इसमें एरा में जो भी पेशेंट्स है पीसीओएस के, वो सारे 22 एज या 20 एज से लेके 30-35 तक के सारे पेशेंट्स है। फिर जो है वो कैरिड फॉरवर्ड विथ इनफर्टिलिटी, मीन्स वंध्यत्व की तरफ जाता है। अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर में कॉमनली जो मुझे दिखा है वो है रात्रि जागरण, जिसमें वात प्रकोप होता है, रुक्ष गुण बढ़ता है। रुक्षता आर्तव में जब बढ़ेगी तब स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन के आपको सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद न्यूट्रिशनल इंसफिशियंसी भी बहुत मेन कारण है, जो जिसमें कि एब्जॉर्प्शन रेशो, मीन्स पेशेंट अगर खा भी रहा है अच्छे से, या फिर अभोजन या अति भोजन, ये हमें हेतु मिलता है, जिसमें अगेन वात प्रकोप और स्टेट ऑफ पित्ता जो है वो कम हो जाता है। फिर उसमें क्षीण आर्तव, मीन्स आर्तव जो है वो कम बनने लगता है, या रज कम बनने लगता है। अति चिंता ये एक हमें बहुत कॉमनली मिलने वाला फैक्टर है, जिसमें हार्मोनल चेंजेस जो है, रस वह स्रोतदुष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं, आर्तव स्रोतदुष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें ग्रंथि की भी उत्पत्ति हो जाती है। फिर मूत्र वेग धारण और कोई भी वेग धारण जो बताए गए वो एक सिम्टम हेतु हमें पेशेंट में दिखाई देता है। अव्यायाम या दिवास्वाप, ये बहुत कॉमनली देखने वाली चीजें हैं, जो कि पीसीओडी और पीसीओएस को बहुत प्रोन है। तो कफ प्रकोप और स्निग्धत्व जो है वो बढ़ जाता है, स्थौल्य बढ़ जाता है, और पैथोलॉजी जो है वो पीसीओएस की तरफ जाने लगती है। इटियोलॉजिकल फैक्टर बनने के बाद दोष जो है वो लीड्स अग्निमांद्य, लीड्स कफा एग्रीवेशन, फिर उसके बाद आमा एक्यूमुलेशन, आमा ऑब्स्ट्रक्शन, आर्तव स्रोतस ऑब्स्ट्रक्शन, वाइटिएशन ऑफ आर्तव धातु, दुष्टि इन आर्तव रस एंड मेद धातु, एंड देन पीसीओएस का पैथोलॉजी बनता है एंडोक्राइनल सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से। ये सब जो है जब आप पेशेंट देखोगे ना, तो उसमें आपको दोष आर्तव जो है बहु, उत्कृष्ट, इन या क्षीण, ये 3 माध्यम में मिलेंगे। तो आप वो देखो, उसमें स्थौल्य है या क्षीणता है, अल्पार्तव है या बहुआर्तव है, अल्परज है या अतिरज है, ये सब आप देखोगे तो आपको फिर पता चलेगा कि प्रकृति में कहाँ बिगाड़ है, वात में है, पित्त में है या कफ में है। फिर उसके उस हिसाब से, जैसे अरविंद सर ने बोला, कि फिर डोज मेडिसिन वो सारा चेंज हो जाता है कि क्या सिलेक्ट करना है। बस इतना ही बोलना था सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा? सभी को सब कुछ आता है। कंचन मैम, आप कुछ ऐड करिए, पीसीओएस के पेशेंट में आपका क्या विचार है? हाँ, प्रणाम सर। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है आजकल। मतलब हम देखें तो बहुत सारी फीमेल्स में अर्ली एज में भी इसके साइंस दिखते हैं और मिडिल एज में भी इसके साइंस दिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे 2 टाइप के पेशेंट हमें दिखते हैं, स्थूल भी दिखते हैं और कुरुष भी दिखते हैं। तो यहाँ पे संप्राप्ति ऐसी ही होती है मोस्टली कि वातवर्धक आहार खाना, कफवर्धक आहार खाना, वात कफ दोष मेनली दिखते हैं। और पित्त का बहुत सारे पेशेंट में पित्त का आग्नेय गुण जो है वो बढ़ा हुआ दिखता है। तो मतलब जो पेशेंट में हमें दिखता है कि क्रुश टाइप का पेशेंट है, तो वहां पे वायु और पित्त का दोष दिखता है हमें, पर मेनली हमें तीनों दोषों को यहाँ पे साम्य अवस्था में लाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे कि धातु जो बोलेंगे हम, तो यहाँ पे रस धातु का इन्वॉल्वमेंट है, मेद धातु का इन्वॉल्वमेंट है, आर्तव स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे मनोव स्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट हमें मिलता है। तो हमें मेनली जो है कि वायु को बैलेंस करना है और कफ को बैलेंस करना है और पित्त को बैलेंस करना है। तो हमें आहार विहार ये दोनों भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे हेतु होते हैं। आपने तो बहुत ही अच्छा बता दिया सर कि बहुत सारे हेतु जो है दीवा स्वाप से लेके वेग धारण है, खाने में भी बहुत रूखा आहार खाना, उससे
भी वायु की वृद्धि होती है। जैसे चिपचिपे पदार्थ है, आजकल पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, ये खाने का हैबिट फीमेल्स में दिखता है, तो उनमें ये दोष फिर बढ़ के ये पूरी संप्राप्ति बन के ये पीसीओडी डेवलप होता है। एक्चुअली ये हमारे आयुर्वेद में तो वर्णित है ही नहीं, पर इसे फिर भी हम अनुक्त व्याधि जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे कि पहले पूरी संप्राप्ति बना दें कि पेशेंट में एक्चुअली वायु पित्त की संप्राप्ति दिख रही है या वात कफ की दिख रही है ज्यादा, मतलब डोमिनेंसी हमें देखनी है और उसके हिसाब से ही हमें ट्रीट करना पड़ता है। जैसे स्टूल पेशेंट है तो हमें उस टाइप से ट्रीट करना पड़ता है, उसे लंघन देना है, दीपन पाचन देना है, वातानुलोमन देना है, यहाँ पे उसके मानस दोष की भी चिकित्सा करनी है। तो मैं मोस्टली मेरा संतति सुधा है, श्री रसायन वटी है, पुष्पधनवा रस है, यहाँ पे हम रक्तपाचक, मेदोपाचक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे और मानस चिकित्सा के लिए हम मेधावटी है, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, ये भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे वो जहाँ पे हमें वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखता है तो उसे उसी तरीके से फिर हमें ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे हम फिर बस्ती चिकित्सा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। पित्त के लिए हमें पित्त को शांत करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रवाल पंचामृत है, कामदूधा है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें दोनों को देखना पड़ता है, नहीं तो हम बस टूल के लिए हम सोचते रहते हैं। फिर अगर एक आधा पेशेंट आ जाता है कि नहीं ये कृष्य है, तो हमें पित्त को हम देखते नहीं है, फिर हम सेम ट्रीटमेंट वहां पे अप्लाई करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, हर एक पेशेंट अलग अलग होता है और हर एक के बॉडी में अलग अलग संप्राप्ति, मतलब डोमिनेंसी जिसकी है पहले उसको भी ट्रीट करना है और बाकी तीनों दोषों को बैलेंस करके हमें ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे सर ने आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे ओंकार का जब बहुत अच्छा काम करेगा, यहाँ पे मैं वॉक एडवाइस करती हूँ पेशेंट को, प्राणायाम एडवाइस करती हूँ, कपालभाति वगैरह बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत सारे पीसीओएस पेशेंट में जैसे हेयर फॉल वगैरह भी दिखता है, हमें पिंपल्स दिखते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा लाक्षणिक चिकित्सा भी पेशेंट को बतानी पड़ती है, जैसे हेयर ऑयल्स बताने हैं या फिर आवड़ा खाने के लिए बताओ, या फिर जैसे पिंपल्स आ रहे हैं तो फेस के लिए कुछ लेप बना के दो। तो ये सब चीजें हमें पूरी ध्यान में रख के पेशेंट को हम ट्रीट कर दें। एक्चुअली ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यहाँ पे आम मेन कारण तो आम ही है। मतलब जैसे जहाँ पे अग्निवांद हो रहा है वहां पे जो आम संचिति है वो रस धातु से स्टार्ट होके आगे आगे धातुओं में जाती है और पूरी संप्राप्ति बनती है। इसीलिए हम सबसे पहले पेशेंट को बोले कि जितना भूख है उतना खाओ, प्यास जितनी है उतना पानी पियो, पूरा लाइफस्टाइल उनका अच्छे से उनको समझा दो कि आपको दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसे होनी चाहिए। तो उनको पूरा हम अगर अच्छे से बता देंगे तो वो शायद हम बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। जी सर। हाँ डॉक्टर पूनम देशमुख मैम, आपको आंसर मिल गया अपना क्वेश्चन का? यस सर, यस सर, अभी पीसीओडी को मैं कैसे आपको देखना है ये तो समझ में आ रहा है। हाँ अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है ना, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको डिटेल्स आप इधर दिखेगा। तो हमारे जो ग्रुप है ना आयुष दर्पण का, इसमें कंचन मैम है, 26 ईयर से प्रैक्टिशनर है मुंबई में। तो उनका अनुभव आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारी प्रज्ञा डोळे मैम है, वो 18 साल से गायनेक प्रैक्टिस कर रही हैं। तो ये जो नॉलेज मिलेगा ना, ये आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा। जो लोग मतलब पेशेंट देखते हैं और जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो अनुभव आपको यहाँ पे मिलेगा, ये लोग जो बताते हैं। इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक है। और हमारा रोज होता है ऐसे 8:15 पे रोज सेशन होता है डिस्कशन का। ओके और सर। किसी ने शैया मूत्रता पे पूछा है क्वेश्चन, आप थोड़ा केस बताइए प्लीज। अमृता कुलकर्णी मैम, थोड़ा केस बताइए प्लीज। हाँ नमस्ते सर। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, जैसे अपने आयुर्वेदा में तो शय्यामूत्रता के लिए क्रूमिंग चिकित्सा बताई है। जी सर एक 6+ ईयर का बच्चा है, एट नाइट टाइम वो 3 to 4 टाइम्स यूरिनेशन होता है उसको बेड में, और दिन में इन स्कूल में मतलब वो कंट्रोल तो कर सकता है पर फिर भी थोड़ा सा ऐसे लीकेज होता है उसको। तो ये एज ए शय्यामूत्रता कंसिडर करे और कुछ उसको टेस्ट एडवाइस करना असली चाहिए में सर। मैम आप ये देखिएगा कि मूत्र वेगावरोध का हिस्ट्री है क्या बचपन से उसको? नहीं 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 सर। नहीं ऐसे नहीं होगा, मूत्र वेग का अवरोध होता होगा, पहले वो कंट्रोल करता होगा, आज नहीं, जब से मतलब 2-3 साल पहले से। तो उसकी वजह से जो ब्लैडर के मसल्स है ना वो वीक हो गए। इसमें हमें बस्ती देना पड़ेगा, जैसे शीरबला तेल का, धनवंतर तेल का मात्रा बस्ती देना पड़ेगा।
20 ml 10 ml इतना मात्रा बस्ती देंगे तो वहां पे टोन आ जाएगा। दूसरा हम ओके कारस्कर कल्प विष तेंदुकवटी ये देते हैं, और एक सुपारी लेके और कमर पे बांध दीजिए धागे के साथ, तो जब भी उसको प्रेशर आएगा उसको पता चल जाएगा अगर सोते हुए निकल रहा है तो। बाकी मैंने ओके एक यूट्यूब में आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे शय्या मुद्रता पे लेक्चर लिया है 2-3, आप उसको सुन लीजिए तो आपको और बहुत सारी दवाइयां मिलेंगी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है बताना है प्लीज बताइए, पूछिए। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लग रहा है? शशि मैम, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? शायद मैम सुन नहीं रही हैं। अच्छा, वो कोई खाना खा रही थी मैम, वो खाना खा के हो गया क्या? श्रद्धा भोसले मैम हाँ आप एक, हाँ हाँ हाँ, हो गया सर, थैंक यू सो हाँ मच। बताइए, आप गृहिणी वाले रोगी का बताइए। सर एक पेशेंट था सर, उसका एज 28 था और उसका वेट 65 kg, हाइट 5.5 फीट थी सर। उसके सिम्टम्स थे सर, उसको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होता था, खाना खाने के बाद डकारें बहुत आती थी, और जो भी टॉयलेट होता था सर वो साबुन के फेस की तरह होता था सर, फ्रॉड की तरह। और उसको टिल अम्बिलिकस के रीजन तक बर्निंग सेंसेशन होता था, और ऐसे गले से घर घर आवाज होती थी, और सर पे हेवीनेस था, और वो चक्कर आती थी सर। और इसका जब मैंने उसको हेतु के लिए पूछा सर, तो उसका हेतु ये सारे सिम्टम्स सारे सर 3 to 4 मंथ से है उसको। उसने एलोपैथी भी ट्रीटमेंट ली थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और उसका हेतु निकला सर, उसको जस्ट 1 ईयर तक उसका था कि सुबह मॉर्निंग में आफ्टर टेकिंग बाथ वो एक फुल पैकेट बिस्किट का, मतलब 25 to 30 पार्ले जी के बिस्किट खाता था सर, चाय या दूध के साथ। तो चाय या दूध उसके के साथ? अच्छा। हाँ, और उसके बाद सर वो एक जगह फिर दूसरी जगह काम पे गया, वहां पे उसको फिल्टर वाटर मिलता था जिसकी उसको आदत नहीं थी, तो वो पानी वो ज्यादा नहीं पीता था, वो 3-4 चपातियां मतलब जितनी भूख है उतना खाता था, बट पानी सिर्फ 1 ग्लास ही पीता था। तो उसके बाद से उसको ये सारे सिम्टम शुरू हुए सर। तो फिर मैंने जब ट्रीटमेंट के लिए आया तो पहले तो मैंने सर वो ये निदान परिवर्जन करा दिया, एंड देन आई स्टार्टेड सर वो तक्रपान। उसको 2 to 3 लीटर तक्र पे रहने के लिए बोला सर, वो ऊपर का लोनी निकाल के फिर वो वाला तक्र यूज करेंगे। एंड दूसरी बात, जब भूख लगेगी तभी खाना खाना है, और जो पाले भाजी जो पत्ता सब्जी होता है वो सुबह दिन में खाना है, रात को नहीं खाना, और रात का खाना वो 7 o'clock से पहले खाएगा। और उसको स्प्राउट्स भी कम खाने के लिए बताया सर। ये सब करने के बाद वो बता तो रहा था 2-3, और उसको फिर शुंठी सिद्ध जल, धनिया वाला जल ये भी शुरू किया सर। तो इसके बाद सर वो बोल रहा था कि 2-3 दिन के बाद, ये शुरू करने के बाद 2-3 दिन के बाद वो चक्कर और थोड़ा सा ये कम हो गया करके। तो अब अभी मेडिसिन के लिए मैंने जो सोचा है सर, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जीरकारिष्ट, महातिक्त घृत, और पित्त लक्षण बहुत है इसलिए कामदुघा, प्रबाल पंचामृत और पंचामृत परपटी सर। तो सर वही पूछना था, और क्या कर सकते 100% सही है। हाँ। आप ये मत सोचिए कि प्रवाल पंचामृत दीपन पाचन नहीं करता है, वो भी दीपन पाचन करता है। ओके सर। हाँ, क्योंकि क्षार है ना, प्रवाल वगैरह जो भी है ये क्षार है, तो ये भी दीपन पाचन कम करता है, लेकिन करता है ये भी। इससे भी भूख अच्छी हो जाएगी, ग्रहणी कला अच्छी होगी। और ये कामदुदा भी है, पित्त भी शमन होगा, और पित्त का अम्ल गुण जो बढ़ा हुआ है, फिर उष्ण गुण बढ़ा है, सर गुण, द्रव गुण बढ़ा है, वो सब बैलेंस हो जाएगा। तो कामदुदा सबसे अच्छा बताया आपने, जीरकाद्यरिष्ट अच्छा बताया आपने, कामदुदा अच्छा बताया, उसमें गैरिक है वो अच्छा बताया आपने, और पंचामृत परपटी अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा है। महातिक्त घृत भी भी अच्छा है, वो स्नेहन करेगा, पित्त का शमन करेगा, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आप आयुष दर्पण से जुड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अरे सर ये सब आप ही से सीखा है। ठीक है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है हमसे जुड़ने के बाद? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। मैं इवन ग्रुप भी ज्वाइन करने वाली सर, तो वो सितंबर का तो हाफ मंथ फिनिश हुआ, आई विल ज्वाइन इन जनवरी। ठीक है। तो मैम आपका प्रैक्टिस और बढ़ाइए, आप ना हाँ अभी सर। मल्टी मिलीनियर बिलीनियर बननी चाहिए आप।
अरे मेरे पेशेंट आने लगे सर, मेरे पेशेंट बिकॉज, और इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है सर, यहीं से शुरू किया, यहीं से ये हुआ जी। सर। आप थैंक बस यू सो रिजल्ट मच। देते जाइए, जहां पर भी आप अटक जाती हैं हमसे पूछिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर हाँ जी, आपके हाँ जी। पास आपका जितना ऐसे ग्रोथ होगा हमें दिल से खुशी होगी। आपके पास मर्सिडीज आएगा, आपके पास अरे जगुआर कार आएगा, सर, मैं BMW। फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ सर, मैं सिर्फ मेडिसिन के पैसे लेती हूँ सर, आई डोंट टेक एनीथिंग। ठीक है ना, मतलब आप करते रहिए, पेशेंट आके खुद पैसा दे देंगे आपको, खुद ही दे हाँ देंगे। सर। चिकित्सा नास्ति निष्फला। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सो मच। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए, पूछिए। जो भी हमारे आयुष दर्पण से जुड़ता है उसका प्रैक्टिस तो बढ़ता है, ये बात तो गारंटीड है। सर ये आयुष दर्पण से जुड़ना मतलब एग्जैक्टली क्या है सर, ग्रुप ये में आयुष ये दर्पण होना एक है? ग्रुप है, आप अपने हाँ। स्क्रीन पे देखिए। आयुष दर्पण का एक ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और मेरा सुबह 7 से 7:30 बजे अष्टांग हृदयम की टीका वचन का एक सेशन होता है, 7 AM टू ठीक। 7:30 AM तक सुबह। फिर शाम को 7 बजे एक डिजीज पे मैं लेक्चर लेता हूँ। और रात को 8:15 से 9:30 तक एक हम क्लिनिकल डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। तो आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे ना तो आपको लिंक मिलते जाएगा। और यही लेक्चर्स का हम यूट्यूब में भी पूरा ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ओके। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी डिफिकल्टी है, जो भी चीज है, आप पूछ सकती हैं। दूसरा, आपका नाम भी होगा, फेम भी होगा, 10 लोग आपको जानेंगे, पेशेंट रेफर करेंगे, मतलब हमेशा इससे फायदा ही होगा आपको। और ये एक तरह से एक डोनेशन है आयुष दर्पण फाउंडेशन को, क्योंकि उनको जूम का मीटिंग वगैरह देना पड़ता है, तो उनको चलाने के लिए 500 रुपये हम देते हैं, तो सबको फायदा होता है। तो ये नंबर पे आप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और फिर हम आपको नोट्स भी देंगे, जो हम डिस्कस करते हैं ना उसके नोट्स देंगे आपको। जो भी चीज आपको चाहिए सब स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कॉलेजेस में नहीं मिलता है वो सब। और मेन क्या है, अपने जो चिकित्सक लोग मिलते हैं यहाँ पर, अभी कंचन मैम का एक्सपीरियंस देखिए, इतने पेशेंट, लाखों पेशेंट ठीक है, वो आपको कॉलेज में थोड़ी ना मिलेगा, वो तो यहीं पे मैम देंगी, हमसे डिस्कस करके आपको मिलेगा। इसलिए आप ग्रुप ज्वाइन करिए। हाँ गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर वो क्या कहते हैं, आपने कहा था कल वो क्या थायराइड के लिए ना, तो हाँ सर। पेशेंट, तो उनकी सर मतलब जानेंगे हेतु सर, जैसे निकलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, चलिए इनका केस टेकिंग करते हैं। अभी देखिए पूनम मैम, हम इनका केस टेकिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रज्ञा मैम, आप यस। करेंगी क्या? प्रज्ञा मैम अगर आप हैं तो केस टेकिंग करिए, या कंचन मैम। लेडी पेशेंट का थोड़ा मुझे डिफिकल्ट होता है, आप लोग पूछिए ना प्लीज। कंचन मैम आप पूछिए। गंगवार सर वीडियो ऑन करिए। सर ये चलिए सर, वीडियो ऑन कर रहा हूँ। हाँ, देखिए केस टेकिंग कैसे करना चाहिए, यहाँ पे बताया लो। जाएगा। हाँ, 1 मिनट रुकिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। इनका केस टेकिंग कंचन मैम आप करेंगी क्या प्लीज? या कोई केस टेकिंग करिए, कौन करना चाहेगा? प्रज्ञा मैम है क्या? आप प्लीज केस टेकिंग करेंगी प्रज्ञा मैम? फाइब्रॉइड का केस है, शायद उन तक आवाज। आशा मैम आप करेंगी? सर आप बोलिए ना किसको करने को अब नवजोत सर मैं क्या वर्मा। बोलूँ आप ही सर? बात करिए। करने को मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन लेडी पेशेंट को कुछ क्वेश्चन मुझे उनको बुरा ना लगते हैं। नहीं कहते कुछ नहीं अरे बोलिए। सर आप कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ऐसा क्या है उसमें सर, कोई दिक्कत पेशेंट ठीक है, उनसे बात कराइए, उनसे बात कराइए। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आपको मेंसेस कब स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? अभी अभी नहीं, जब आप छोटी थी 12-13 साल की, मेंसेस कब शुरू? 14 से। तो उस टाइम से मेंसेस रेगुलर आता था आपको? जी। तो आपको तकलीफ कब से शुरू हो गया? मुझे पहले तो नहीं था, लेकिन 5-6 साल बाद तकलीफ थोड़ा शुरू हो गई, सिस्ट हो गई थी तो ऑपरेट कराना पड़ा था। अच्छा। पहले ऐसे पेन होता था, पहले दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन नहीं पेन होता था। तो फिर बाद में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले सही है, फिर बाद में दिखाया तो बोले कि वो जो है सिस्ट हो गई है, तो बोले ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो आपने ऑपरेशन कराया? जी, लखनऊ में मैंने कराया था। और उसके साथ में DNC भी कराया था, डायलिटेशन क्यूरेटिंग? नहीं, वो तो नहीं कराया था। अच्छा।
तो सिस्ट का ऑपरेशन होने के बाद फिर से हो गया फिर आपको? हाँ, वो बोली कि एक दवा पड़ती है उससे नहीं होगा, फिर बाद में दोबारा फिर से हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप रात को कितना बजे सोती हैं रात को तो मैं 10 बजे तक सो जाती थी। और सुबह कितना बजे उठती हैं? सुबह 5 या 6 बजे। अच्छा, ये पहले से रूटीन है आपका? हाँ जी, पहले से है। और- पहले मैं योग भी करती थी। अच्छा, उठने के बाद क्या क्या करती हैं सब बताइए। उठने के बाद मैं फ्रेश होके योग करती हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। जी, तो भूख लगने पे ब्रेकफास्ट करती हैं कि ऐसे ही टाइम हो गया इसलिए करती हैं? नहीं नहीं नहीं, भूख लगने पे ही करती हूँ। अच्छा, क्या करती हैं ब्रेकफास्ट में, क्या करती हैं? कभी दूध ले लिया, कभी कुछ चना बॉयल करके ले लिया, या कभी पोहा ले लिया, ऐसे ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। कभी ऐसे करती हैं चाय पराठा ले रही हैं नमक नहीं वाला? नहीं नहीं, वो कभी नहीं लेते थे, अच्छा। क्योंकि मम्मी कभी चाय किसी को देती नहीं थी, इसलिए हम लोग पिए नहीं चाय कभी। अच्छा, ठीक है। लंच कितना बजे करती हैं? लंच वही 1-1:30 बजे होता था। उस टाइम भूख लग जाती है आपको? जी। और रात को कितना बजे करती हैं डिनर? रात में 9 बज जाता है। तो भूख लगती है उस टाइम? हाँ, भूख लग जाती है। अच्छा, आपको आपने जब स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी तो आपको कभी ऐसे होता था कि आपको प्रेशर आया यूरिन का, स्टूल का, तो उसको रोक के रखा है बहुत क्योंकि वहां पे हाँ, ये टॉयलेट तो नहीं है? कभी कभी हो जाता था। हाँ, गंगवार सर आप ये लिख के रखिए, ये हेतु है, वेगा अवरोध का हेतु है, क्या सर? अपान वायु यूरिन। की दृष्टि है। हाँ। यूरिन होल्ड। हम्म। हाँ, यूरिन होल्ड कर रही है। ठीक है। और कोई स्ट्रेस था आपको लाइफ में, बहुत चिंता वगैरह? हाँ, थोड़ा सा तो था ही, क्योंकि फाइब्राइड हो गया था तो बहुत परेशान थे, एक बार और ऑपरेशन हो चुका है। जी सर, ये भी लिखिए, चिंता स्ट्रेस भी एक हेतु है, जी सर। बात का प्रकोप है पूरा। ठीक है। और आपको दही खाने का आदत है? हाँ, दही अच्छा तो लगता है, लेकिन पीरियड में नहीं खाती हूँ, ऐसे खा लेती थी कभी कभार। पूरा साल भर? हाँ, कभी साल भर खाती थी, कभी कभार खाती थी, सर्दियों में कम खाती थी। अच्छा। और क्या है? बाहर का खाना खाती हैं कि घर का ही खाती हैं? नहीं, घर खाते, बाहर तो बहुत कभी कभार होता है। अच्छा, आपको सर ने फाइब्रॉइड के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया था? गंगवार सर आपने क्या दिया था दवाई? ये लीजिए आप। सर मैंने जो दिया है इन्हें सर, कुबेराक्ष आदि बटी दी है। पहले शुरुआत में आम पाचक बटी चलाई थी और उससे पहले मैंने ब्रेजन कराया सर था। जी। क्योंकि सर इनकी प्रकृति जो है वात पित्त डोमिनेंट है। तो पहले हाथ पैरों में इनके बहुत ज्यादा जलन रहती थी। मतलब फर्श पे लगा दी ठंडा ठंडा, बहुत ही ज्यादा एकदम। तो मैंने जब से ब्रेजन कराया तब तक वो समस्या समाप्त हो गई सर। जी। और तो मैंने सर ये पहले शुरुआत में आम पाचन बटी दी, उसके बाद मैंने कुबेराक्ष बटी दी है। और एक ट्यूमोबिन आता है, इसका क्या कहते हैं, एसकेएम फार्मा का, उसमें चित्रक वगैरह है सर, वो दिया है। मांस पाचक दिया है, मेदोपाचक दिया है, वृद्धि वाटिका बटी दी है, कांचनार कषाय दिया है। और ये सर मैंने आपका कृव्याधि रस दिया है और रौद्र रस दिया है सर। और वर्ण शिग्रू क्वाद दे रहा हूँ सर। और ये ग्रंथिरज फार्मूला, और अभी आपकी जो मैंने ग्रंथि पाचक बटी थी वो मंगाई है, वो दी है। और साथ में सर ये बर्मादी कषाय जो नागार्जुन कंपनी केरलाबाद साउथ कंपनी सहस्त्र युगम का है, वो दिया है सर। तो सर और ये सर सब, हाँ बताइए बताइए कंप्लीट। और सर शुरुआत में मैंने अभी 2 महीने तक इनका क्या कहते हैं, जो अंजना मैडम बताती हैं, सिग्रू सिद्ध तेल, और दूसरा तेल कौन सा था, नाम भूल जाता हूँ सर मैं उसका, वो मैंने तेल किया था। तो वो उसकी मैंने मात्रा बस्ती दी है लगातार सर, केवल पीरियड को छोड़कर। सर तो ये और सब देने से इनका मेंसेस में क्या हुआ? मेंसेस सर रेगुलर है? वैसे तो मेंसेस सही आता है। और सर मैंने ये सिग्रू, आयरन, अर्क, और ये इनके पत्तों का क्या कहते हैं अधोदर लेपन भी कराया है सर। जी। तो और ये स्टीम वगैरह देना सब, ये सब मैंने किया है सर, जैसे आपने तो बताया था क्या डिस्कशन के दौरान। फाइब्रोइड ठीक नहीं हो रहा, मतलब ये सब देने के तो बाद? सर ये इसकी सर जो है उसमें मेरे पास नहीं थी ये, तो मायोमक्टोमी हुई है 3/5/2022 को सर। जी। ठीक है सर। तो फिर ये क्या कहते हैं अप्रैल, ये जून 22 में फिर से ये पोस्टीरियर वाल पे का था 41x23 mm का, ये पोस्टीरियर वाल पे फाइब्रॉइड था। ठीक जी। है सर। और तो जुलाई 22 में ये 42x35 mm का रह गया। और फिर मार्च 23 में फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो 53
53 इंटू 50 mm का फाइब्रॉइड जो है पोस्टीरियर वाल पे इनका निकल के आया सर। जी ठीक है सर। तो अभी मैंने 3 महीने पहले अल्ट्रासाउंड कराया था। इसका साइज वो उसका, अभी मेरे पास अल्ट्रासाउंड है नहीं सर, उसका साइज जो है हाफ रह गया था। जी और लेकिन सर उसके साथ ये हुआ था कि बहुत सारे मल्टीपल फाइब्रॉइड और ज्यादा हो रहे थे। जी उसका साइज कम हुआ था लेकिन छोटे छोटे फाइब्रॉइड और थे। जी। ये है सर। तो सर आपने बस्ती वगैरह नहीं दिया सहचर तेल का? सर देता रहा हूँ सहचर तेल और सिग्रू सिद्ध तेल, और जो अंजना मैडम कौन सा तेल बताती हैं सर? मैं नाम पुष्पा, शत पुष्पा। शतपुष्पा तेल, इन हाँ तीनों को मिला के और साथ में गौमूत्र मिला के सर जी। करीब यानी कि करीब ऐसे 80-90 ml के आसपास हो जाता है, देता हूँ बस्ती सर में। तो उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा? सर इम्प्रूवमेंट ये हुआ है, तो साइज कम हो गया था, लेकिन सर जो है मेंसेस के दौरान इससे बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा क्लॉट्स आते हैं। अभी 2 महीने पहले इसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, और उससे पहले दिक्कत लगातार हो रही थी। वो बोविडान का इंजेक्शन के अलावा कोई लाभ नहीं मिलता है सर। तो पिछले महीने 2 महीने पहले इसे जो मेंसेस आया, और वही आता है 25, 26, 27, कभी 24 दिन पे आ जाता है, नहीं तो अधिकतर सर 25, 26, 27 दिन पे आता है ऐसा मेंसेस। और कितना दिन रहता है वो मेंसेज आए तो सर उसमें क्लॉट बहुत आ रहे थे इस बार, तो अभी तो बहुत ही ज्यादा मतलब पेनफुल बहुत ही ज्यादा होता है सर। जी सर, जी सर, मैं ना इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट बताता हूँ, लेकिन जी सर। कितना दिन तक रहते हैं मेंसेस? ये 3 से 5 दिन रहता है, 4-5 दिन तो रहता है सर। और रेगुलर आता है मंथ में, मतलब हाँ साइकिल उसके बाद ये 1-2 महीने से सर इसे क्या कहते हैं हम, थोड़ा सा जैसे सिक्रीशंस आते रहते हैं 2-4 दिन के लिए। क्या वाइट रहता है कि ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज रहता है? पिंक पिंक क्या बता रही है? अच्छा ठीक। कभी पिंक कभी रेड सर। अच्छा, और अग्नि वगैरह अच्छा है इनका अभी? हाँ अग्नि वग्नि सही है सर, भूख वूख लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, मैं मतलब बाकी लोग और बताएंगे, मैं एक ट्रीटमेंट बताता हूँ इनका ना। पहले तो हमें गर्भाशय शोधन अच्छे से करना पड़ेगा, तो जी मैं आपको भेज दूंगा देवदारवारिष्ट, कार्पास मुलासव और जी दशमूलारिष्ट। जी वो आप 2-3 महीना पिलाएंगे ना, तो जो मेंसेज आएगा वो खुल के साफ हो जाएगा। जी सर। फिर उसके बाद हम जो दवाई देंगे वो हम्म। ज्यादा अच्छे से काम करेगा सर। हमें वहां पे शोधन अच्छे से करना है गर्भाशय की शुद्धि के बाद। जी सर। ठीक है। और इनके केस में किसी को कुछ बताना है क्या? कंचन मैम या फिर प्रज्ञा मैम, आपने केस सुना क्या? जिसने भी केस सुना, मनीषा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? प्रणाम सर। हाँ जी। सर आपने ट्रीटमेंट तो बहुत सही दिया है। हो सकता है कि पेशेंट अगर ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है तो पहले तो उनके हेतु सेवन बंद कराइए, और बाकी जो ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे शीला सिंदूर जरूर ऐड करना आप, और ताम्र भस्म ऐड करना। पर ताम्र भस्म अगर उनको बहुत सीवियर ब्लीडिंग है तो नहीं ऐड करना। पर कैसे है ना, उनका पेन है तो मुझे लग रहा है कहीं तो भी अवरोध हो जाता है, इसकी वजह से वो पेन फुल कंडीशन होती है। मैम मैम एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं, सो उसकी क्षमा चाहूंगा। ये पहले ये पतंजलि से पहले ट्रीटमेंट ले चुकी है करीब 3-4 महीने तक, ये सब दिया हुआ है। सारा खाया हुआ है क्या उन्होंने? तब हाँ उनका सर पेन जी। कैसे था? जी मैम। तो ब्लीडिंग होने लगती थी बहुत ज्यादा। ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, जैसे शिला सिंदूर ताम्र भस्म वगैरह दिया था। 3 महीने का है, कितने में खाया था? 3 महीने। 3 महीने लगातार लिया था इन लोगों ने। चलो ठीक है, फिर ताम्र भस्म मत ऐड करना, पर शिला सिंदूर जरूर देना सर। तो अवरोध जी सर। अगर दूर हो जाता है ना, तो उनका पेन कम हो जाएगा। क्योंकि जी ताम्र थोड़ा सा लेखन करता है तो पेशेंट का ब्लीडिंग और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो जी आप मैम। शीला सिंदूर ऐड कर दीजिए, और वसंत कुसुमाकर ऐड करना उसके साथ, और कहरवा ऐड करना। फिर आप कहरवा पिष्टी से भी काफी अच्छा उनको रिजल्ट आएगा। जो गांठें वगैरह आ रही है ना, तो उसमें भी फायदा हो जाएगा शीला सिंदूर और वसंत कुसुमाकर और कहरवा से। जी तो आप सही दे रहे हो, बिल्कुल सभी चल रहा है उनका, तो रौद्र रस वगैरह वो सभी चल रहा है। तो जी आप वो चलने दीजिए, और पत्र पुटली स्वेदन कराइए थोड़ा। वो कराया है मैम, 2 महीने मैंने कराया है अभी। तो फिर सर आप इतना अच्छा कर रहे हो तो मुझे लग रहा है पेशेंट सीरियसली फॉलो नहीं कर रहा है फिर। नहीं नहीं सर, ऐसा मैम ऐसा नहीं है। जो करती है मतलब करती है फॉलो, ऐसा नहीं है पेशेंट। अब पता नहीं कहाँ हम असफल हो रहे हैं, समझ लीजिए। साइज तो मैडम जो 53,
इंटू 50 mm से इसका हाफ रह गया था, अभी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो। अभी कितना mm है? अभी तो मुझे ध्यान नहीं है, अल्ट्रासाउंड मेरे पास है नहीं मैम, बताता हूँ मैम अभी मैं। हाँ जी, और बताएं ट्रीटमेंट मैम। इसमें तो वो पतंजलि से ले चुके हैं, तो कांचना और वृद्धिवादी का यही मैं ऐड करना चाहती थी। कांचना और वृद्धिवादी का है तो और जैसे आप आरोग्यवर्धिनी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पेन कम करने में दशमूल अरिष्टा ऐड कर सकते हैं। कल ही शायद मुझे लगता है हमने ये पेशेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ है ना, दशमूलारिष्ट है या फिर दशमूल क्वाथ है, तो ये ऐड कर दीजिए, थोड़ा पेन कम हो जाएगा उनका। जी मैम। अभी बीच में मैम मैंने अभी 1 महीने से अभी बीच में थोड़ी दिक्कत आ रही तो नहीं लिया था इसने, नहीं तो 10 मूलारिष्ट और अशोकारिष्ट में दे रहा था। तो वो कंटिन्यू अभी कर मैम जो अल्ट्रासाउंड अगस्त में कराया है, इसका जो साइज जो है इसका जो आया है ये 35x33 mm आया है। सर एक पैप्समेयर भी कर देना पर उनका। जी कांचनार। पैप्समेयर का टेस्ट होता है एक। जी 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 जी। हाँ वो कर देना आप। ठीक मैम, वो तो कोई और सर्जरी करेगा ना फिर मैम? नहीं सर, वो आप भेजोगे ना गायनेक के पास, या फिर कोई आपके वहां पे कैसा सिस्टम है मुझे पता नहीं, पर जी गायनेक के पास हो जाएगा या फिर लैब में हो जाएगा। ठीक और ठीक। TA 125 भी कर लेना फिर सर। जी TA 125। 125। हाँ हाँ जी जी मैम। जी सर। और सर आप ना अपना जो दवाई दे रहे हैं वो देते रहिए। आप कंपनी मेड दवाइयाँ यूज करें। अगर आपको नहीं रिजल्ट आ रहा है तो मेरे को केस दे दीजिए, मैं ठीक करके देता हूँ आपको। तो सर मैं तो सर ये मांसपाचक है, मेदोपाचक है, इस तरह नहीं, आप ही का ये तो यूज आप कर रहा खुद हूँ। पीस ले रहे हैं ना। मैं डिजाइन करके मैं भेजूंगा। ठीक है सर, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। पहले आप ये सब ट्राई करिए, जब आप थक जाएंगे तब मैं करूंगा। नहीं नहीं सर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, थकने वाली कोई बात ही नहीं सर है। सर अच्छा आप अच्छा। अभी कर दीजिए जो भी करना है, जैसे आपने बताया सर, क्या कहते हैं पहले शोधन करेंगे देवदारुआ रिस्ट और ये कौन सा है कपरस्याती उससे, हाँ हाँ और हाँ, 10 मिनट से। कार्पास मुलासव, हाँ। हाँ और तो मेरे सर हिसाब ये से तो फल घृत खिलाना पड़ेगा सर आपको। फल घृत ज्यादा ज्यादा खिलाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं डिजाइन करके बताता हूँ। अच्छा, एक आशा मैम कुछ लिखी हैं, डॉक्टर आशा टंडन मैम, आप जो लिखी हैं कृपया बताइए। सर 1 मिनट सर। हेलो हाँ जी मैम बताइए। सर, मैं माधुरी बोल रही हूँ सर। ये उत्तर बस्ती दे सकते हैं ना ये? उत्तर बस्ती दे सकते सर, आप दे सकते हैं क्या? हाँ सर दे सकते हैं उत्तर बस्ती। हाँ तो वही करना पड़ेगा सर शायद। हाँ, शार का शीश तेल का। और फिर उसमें फिर शिरबाला ऐसे बोलते हैं ना, एक रूहान एक ये ऐसे लेखन। हाँ, जिन्हें जो शार का शीश सैंडविच तेल। बस्ती रहती है ना, अंजना मैम बोलती है सर, ऐसे जी। भी दे सकते। नहीं मैडम, जैसे 3 दिन मैंने एक लेक्चर सुना था, नाम भूल रहा हूँ मैम का, ये आयुष दर्पण भी थी। तो उन्होंने बताया था क्या कहते हैं कि पहले जो रूहान है बस्ती जो देंगे। पित्त प्रकृति है तो छाड़ तेल नहीं देना चाहिए। हाँ नहीं देना है, पहले मात्रा दीजिए, फिर रूहन देने का है, फिर क्षार तेल देना है, ऐसा है। पहले ग्रहण दें। हाँ डायरेक्ट। ठीक है मैम। पर पहले भी उत्तर बस्ती के पहले एक मात्रा बस्ती जरूर देना है सर। वही। नहीं मैम, इससे पहले ऑलरेडी क्या कहते हैं मात्रा बस्ती चली रही है इनकी, सहचर आदि तेल की, और ये क्या कहते हैं सिगरू तेल की, और एक तेल मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, अभी सर ने बताया था। पुष्पा, शत पुष्पा। सतपुष्पा तेल की, इनकी मात्रा बस्ती चलती चलती है मैम। हाँ सर। सर आप उत्तर बस्ती शार काशी सर बोल रहे, नहीं तो शिगरू तेल की भी मैम बोलती थी, अंजना बोलती मैम, उत्तर बस्ती रहती है ना, वो भी काम करेगा सर। बदल बदल के आप देख सकते हैं सर। आप ये एक ट्राई कीजिए सर, उत्तर बस्ती नहीं है ना किया, वो ही होगा। जैसे मैम क्या कहते हैं, जैसे आफ्टर एमसी के एमसी रुकने के बाद जो है कभी कभी ऐसे वो पिंक और रेड कलर का कभी कभी डिस्चार्ज आता रहता है, क्या उस दौरान बस उत्तर बस्ती दे सकते हैं? हाँ, इंटरनल लॉस ओपन रहता है ना सर, अच्छा। दे सकते हैं। नहीं डिस्चार्ज आता रहता है सर ना है। कोई बात नहीं, आप देंगे वो आ जाए तो आ जाए, हम दे अच्छा देंगे। अच्छा। आप साइड में सर फिर सूक्ष्म त्रिफला वगैरह देने का एंटीबायोटिक जैसे। जी। हाँ
जी आशा मैम, आपने कुछ लिखा है, वो आप बताइए। आपने बहुत अच्छा लिखा है। आशा टंडन मैम। प्रणाम सर। हाँ जी मैम। सर गंगवार सर, आपने बहुत अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया ना कि आपका फाइब्रॉइड का साइज कम भी हुआ है, पहले से हाफ हो गया, जी जी लेकिन जो जी बोल रहे हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जी कहीं ना कहीं ये मांस धातु जो अंदर विकृत मांस धातु जमा हुई है, वो धीरे धीरे कम होके, जैसे नहीं बोलते हैं पथरी जो टूटती है तब निकलती है साथ में ना, धीरे धीरे करके, तो उसी तरह से जी आपका फाइब्रॉइड भी धीरे धीरे गल रहा है। बट जी यू हैव टू जस्ट बी कॉन्शियस कि उनको ज्यादा मतलब इरोजन नहीं हो, लेखन नहीं हो। तो जी पित्त प्रकृति है उनकी, तो क्षार बस्ती जैसे मैम ने बताया, माधुरी मैम ने, एक सैंडविच बस्ती दे सकते हैं आप साथ में, मात्रा बस्ती के तौर पे, ब्रूहण मात्रा, जी और ये लेखन बस्ती, ऐसे करके आप 10-15 दिन तक दीजिए मेंसेस के बाद। और साथ में ये गर्भाशय को थोड़ा मतलब उसके जो मसल्स हैं उसको पोषण देने के लिए त्रिभंग अभ्रक और पद्म काष्ठ चूर्ण, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है सर, वो आप ऐड कर सकते हैं एक योग। बाकी तो सर ने बहुत बढ़िया बताया, जैसे फाइब्रो के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं, ग्रंथि ये ग्रंथि रज योग वगैरह आप दे ही रहे हैं, कांचनार का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो सर जी। कंटिन्यू रखिए, हो जाएगा सर, आई थिंक। देखिए मैम, पहले इनका मार्च में 53x50 mm था फाइब्रॉइड, और अगस्त में ये 35x33 mm रह गया। जी वेरी गुड सर, तो मतलब रिड्यूस तो हुआ है, मतलब आपका लेकिन ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ पहले पहले ट्रीटमेंट सही पहले है। मैम ये था, पहले सिंगल था फाइब्रॉइड, अब जो है मल्टीपल हो गया, मल्टीपल राउंडेड। जो सबसे बड़ा साइज था ये था, ये 35x33 mm का। जी नहीं सर, वो भी हो जाएगा, आप क्षार बस्ती ट्राई करिए उत्तर बस्ती के तौर पे, तो सर उसका भी वो जल्दी रिमूव हो जाएगा, देखिए मैम, ये है समझ ना। में नहीं आ रहा है, इतना सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चलो जो सिंगल है सो है, लेकिन छोटे छोटे और क्यों पैदा हो रहे हैं फाइब्रॉइड? कोई बात नहीं सर सर, वो हो बॉडी जाएगा। रिएक्ट करता है थोड़ा, कोई भी आप इंड्यूस करेंगे ना बस्ती के तौर पे, तो जी जब भी रिड्यूस होता है कोई भी फाइब्रॉइड है या कुछ भी है अंदर, वो मांस जमा हुआ है, ठीक है, मांस धातु की हम विकृति समझते हैं, मांस मेद धातु की, तो जी जैसे ही वो क्षरण होना शुरू होगा तो फैलेगा ना कहीं तो टूट के, तो वही हो जी रहा है अभी। तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम सही है, जैसे सर ने मैडम ने ऐड किया है, वो थोड़ा चेंजेस कर दीजिए, हो जाएगा। जी जी। सर इनका थायराइड वगैरह तो नहीं है ना। ना ना, सब नॉर्मल है वो। ओके, और पेप्समियर एक जरूर से करा लीजिएगा सर बीच में। आप पेप्स में करवा लेंगे मैम, पेप्स में करवा लेंगे, और क्या है, और CA-125। जी जी सर, ओके जी जी। जी। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर, आप सर मैं मुझे आप सारा सर रिपोर्ट। मैं आपसे बाद में बात करूं फिर हाँ ट्रीटमेंट हाँ के रिगार्डिंग? हाँ, और आप मुझे सारा रिपोर्ट भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं और पढ़ के आपको बताता हूँ। ठीक सर, तो मैं सर किस समय आपसे बात करूं? कभी भी ये सेशन होने के बाद। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। हाँ, अभी हम डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम से बात करते हैं। डॉक्टर श्रद्धा सर, मैम। जी मैम। हाँ जी, सर मुझे ना आपके विरेचन वटी के बारे में पूछना था सर, कि जब भी क्लासिकल विरेचन में घृतपान के बाद जब विरेचन वटी देते हैं तब कुछ भी लिक्विड पीने को नहीं देना सर, पानी भी। जब भी मेरा विरेचन वटी देते हैं तो आप पहले पानी दे दीजिए, लेकिन जब शुरू हो गया तो ड्यूरिंग हाँ 3 बार जाने तक पानी नहीं देना है, नहीं तो यावत चुल्का पीता तावत वेगे विरेचते। एक घुट पानी पियेंगे उतना बार वेग आएगा। ओके 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 सर। ठीक है। डॉक्टर सावित्री मैम, आपने कुछ तो बोला है। डॉक्टर सावित्री मैम, आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है थोड़ा बताइए मैम। बोल बदरस वगैरह लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं मैम, बताइए मैम। सर नमस्ते। वो एक्चुअली ब्लीडिंग अगर ज्यादा है तो मेरे यहाँ केसेस में, स्पेशली इन फाइब्रॉइड केसेस, आई जस्ट ब्लीडिंग अगर ज्यादा है तो बोलभद्र देती हूँ सर, और उसके साथ अशोकारिष्ट देती हूँ, और पुष्यान का चूर्ण देती हूँ सर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है सर। इवन पीपल हु आर टेकिंग 2 मिनट में आ रहे हैं। सॉरी, नहीं नहीं, आप बोलिए, वो किसी और का आवाज है, बोलिए। पीपल हु आर टेकिंग लाइक पॉज एमएफ एंड ऑल, उससे भी उनको फायदा नहीं मिला था, पर बिल्कुल नहीं मिला था सर। यहाँ पे जो मैंने इतनी चीज डाले थे, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। पुष्यान का चूर्ण भी 3 टाइम्स दे चुकी हूँ, और अशोकारिष्ट भी 20 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वार्म वाटर 3 टाइम्स, एंड बोलभद्रस 1 TID। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 3 से मतलब 3 दिनों में ही ब्लीडिंग बहुत कम हो चुकी है। और अशोकारिष्ट जो है फाइब्रॉइड्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ हम नित्यानंद रस हम देते आएंगे तो साइज ऑफ फाइब्रॉइड्स विल बी रिड्यूस्ड, बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। एंड वी कैन ऐड अनुतैल प्रतिमर्शनस्य आल्सो सर।
what I feel, because अगर कहीं पे भी लाइक हार्मोन इम्बैलेंस के हिसाब से गए तो भी ये नॉर्मल हो सकता है। जी मैम जी। और ये डॉक्टर वैशाली मैम ने कौन कुछ सा लिखा है। नस्य हाँ जी बोलिए बोलिए। वैशाली मैम आपने जो लिखा है आप बताइए। समाधान टकले कोई है बताइए जो नस्य के लिए? जी मैम। हाँ टकले मैडम, नस्य के लिए कौन सा यूज किया था? अनुतैलम मैम, अनुतैलम। मैं जहाँ पे भी लाइक ऐसे ही कुछ मतलब इम्बैलेंस रहता है ना सर, मैं अनुतैल डाल देती हूँ ताकि मतलब हार्मोन्स जो भी है इक्विलिब्रियम में आए। वो फिर अनुतैल प्रति मात्रा 2 हेवी ड्रॉप्स। मेंस, हेवी मेंसेस के टाइम भी दिए थे या मेंसेस हाँ खत्म हाँ होने हाँ हाँ मैम, हम देती हूँ मैम, ज्यादातर देती हूँ। एट द टाइम ऑफ मेंसेस भी दिए थे क्या? एट द टाइम ऑफ मेंसेस नहीं, जब कम होता है ना मैम तब। हाँ हाँ ठीक है। जब कम होता एट द टाइम ऑफ मेंसेस ओनली ओरली देती हूँ मैम। कम जब होता है तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अनुतैल देती हूँ। जी बहुत ठीक है अच्छा मैम, बताया, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया। तो आप लोग को आज का सेशन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग को ये स्क्रीन पे दिख रहा है सारा, उसमें से आप पे करके और ग्रुप में आ जाइए। तो आप लोग को और भी चीज, और हर संडे को हमारा फ्री में ये सेशन होता है 11 बजे से। किसी को कुछ बताना है? वैशाली मैम आप कुछ लिखी हैं वो बताना चाहेंगी, फिर आपका बात करके हम सेशन बंद करेंगे। वैशाली जी मैम। सर, जी सर, नमस्कार सर। सर इन सब ट्रीटमेंट के साथ में सर ये जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो पतरांगा सब भी बहुत अच्छा काम करता है, शुकरिष्ट के साथ में सर देते हैं तो। और बाकी सर यही ट्रीटमेंट सर पुष्यानुग, लोध्र, स्फटिका, कहरवा पिष्टी, बोलबद्ध रस साथ में। और सर जैसे इनकी पित्तज प्रकृति है तो इसमें अगर प्रवाल पिष्टी और कामदुधा भी हम ऐड करते हैं तो सर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है कि केस में, हैवी ब्लीडिंग के केस में सर अच्छा ऐसे बताया केसेस। मैम आपने। अभी हम लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक पढ़ लिए, अब छुट्टी चाहिए हमें। तो आप सब लोग खाना वाना खा के आराम करिए, आज संडे है। फिर हम अगले संडे को फिर मिलेंगे जो हमारा ये सेशन होता है। और जिन लोगों को रोज जुड़ना है वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आइए। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को प्रणाम करके अगले संडे को हम लोग मिलेंगे। प्रणाम सर। जी प्रणाम, थैंक यू।